हेलो फ्रेंड्स, लेट अस कंटिन्यू आवर एथिक्स जीएस 4 क्लासेस। सो चैप्टर हमारा चल रहा है प्रॉपर्टी इन गवर्नेंस एंड टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे इज यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड्स। सो अभी तक इस चैप्टर में हम क्या कवर कर चुके हैं इन द चैप्टर नंबर 7 दैट इज प्रॉपर्टी इन गवर्नेंस। सो सबसे पहले हमने समझा द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉपर्टी, देन द कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नेंस, राइट? Then the philosophical basis of governance and probity. After that we entered into challenges of corruption, right? जिसमें हमने administrative corruption, judicial corruption, political corruption, right? Many different type of corruptions और second ARC की रिपोर्ट और उनकी recommendations, बहुत कुछ ये सब जो है वो स्टडी किया है। So make sure कि उन सभी previous sessions को आप अच्छे से एक बार अटेंड ज़रूर कर लें और रिवाइज करके ज़रूर रखें। Alright. Now today in today's session we will deal with the utilization of public funds, but while covering this topic challenges of corruption हमने code of ethics and code of conduct को भी थोड़ा सा टच करने की कोशिश करी, right? Now we will start with utilization of public funds. After that we will understand the concept of public service. एक बार हमें concept of public service समझ आ जाएंगे, then we will be able to understand the quality of service delivery, work culture, right to information, citizen charter and other topics too. Alright. So now let us start with today's topic, that is utilization of public funds. But make sure कि आप previous सभी sessions को अच्छे से attend ज़रूर कर लें. Alright. Utilization of public funds. So what does it mean? Now before understanding that how we utilize public funds, first we need to understand what is the importance of the utilization of public funds. And even before that we need to understand that what are public funds, right? सो एक बहुत लेमैनिश भाषा में अगर मैं बोलूं तो पब्लिक फंड्स क्या हैं बेसिकली, या आम बोलचाल की भाषा में, या जनरली व्हाट वी अंडरस्टैंड बाय पब्लिक फंड्स इज द टैक्स पेयर्स मनी, राइट? द टैक्स पेयर्स मनी, सिंपल। बट दैट इज नॉट, मतलब दैट इज नॉट टेक्निकली एंटायरली राइट. इट इज पार्ट ऑफ taxpayers money is part of, if we go technically, then taxpayers money is part of public funds, but generally what we understand public funds are the taxpayers money. Now अब आप कहेंगे कि सर जो टैक्स पे करता है व्यक्ति अपनी इनकम पर जो टैक्स पे करता है, या जो कॉर्पोरेट्स अपने प्रॉफिट पर टैक्स पे करती हैं, क्या वही पब्लिक फंड्स के अंदर आएगा? क्या उन्हीं टैक्स पेयर मनी की बात कर रहे हैं? नहीं, आप एक छोटी से छोटी चीज़ जो खरीद रहे हैं, या बड़े से बड़ा आर्टिकल, या जो भी प्रोडक्ट या जो भी गुड्स या जो भी सर्विसेज आप परचेज कर रहे हैं या जिसके लिए आप पे कर रहे हैं, you pay taxes on everything on that, whether directly or indirectly. So वहाँ से जो पैसा इकट्ठा हो रहा है, that is generally we consider as taxpayer funds. So what we need to do, we need to utilize that, we need to understand about the utilization of those public funds, right? Now why we need to understand, what is the importance, क्यों important है ये समझना हमारे लिए कि भैया जो पब्लिक फंड का यूटिलाइजेशन है वो पहली बात तो क्या है, वो किस तरह किया जा रहा है, और वो एफिशिएंटली हो रहा है या नहीं, और अगर इफेक्टिवली, एफिशिएंटली, इकोनॉमिकली नहीं हो पा रहा है तो उसके लिए क्या हमारे पास फ्रेमवर्क्स, मैकेनिज्म्स मौजूद है उसको रेमेडी करने के लिए। और जो फ्रेमवर्क्स, मैकेनिज्म्स मौजूद हैं, अगर वो पूरी तरह इफेक्टिव नहीं है तो फिर फ्यूचर में और क्या जो है वो स्टेप्स उठाए जा सकते हैं टू एंश्योर the proper utilization of public funds. That is what we need to understand under this topic. Now ये जो टॉपिक है प्रॉपर्टी इन गवर्नेंस एथिक्स के, मतलब GS 4 के अंडर जो है वो हमें पढ़ना है, राइट? लेकिन ये बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है आपका इकोनॉमी के साथ भी, पॉलिटी के साथ भी, राइट? सो आप पॉलिटी और इकोनॉमी यानी GS 2 और GS 3 के साथ करेक्ट करके आप इस टॉपिक को स्टडी करेंगे, ऑलराइट? सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले कि भैया क्या होता है पब्लिक फंड की इंपॉर्टेंस, पब्लिक फंड की यूटिलाइजेशन की इंपॉर्टेंस क्या है, ये समझने के लिए कुछ एक बेसिक छोटे मोटे पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहूँगा।
तो वेरी फर्स्ट पॉइंट इज दिस दैट वी आर अ डेवलपिंग कंट्री. नाउ वी कॉल इंडिया, हम इंडिया को क्या कहते हैं? वी रेफर टू इंडिया एज अ डेवलपिंग कंट्री जनरली, राइट? And we aim to become a developed country. So what is the difference between developing country and a developed country? That we have discussed in some previous sessions in some GS subjects, right? I hope you have the basic understanding of what is the basic difference between a developing country and a developed country. If you do not have the understanding of that, थोड़ी देर में वो मैं धीरे धीरे आपको क्लियर कर दूंगा, right? But the very basic difference between a developed and a developing country, or let's say what makes a country a developing country, is that it requires a huge amount of money to provide the basic necessities, basic amenities to its population, its citizen, right? So a developing country requires huge amount of money. It requires a huge amount of expenditure from the side of government to provide even the basic necessities to its population and citizen. That is what a developing country. That means जो basic necessities हैं उसके लिए जो infrastructure, let's say जो infrastructure चाहिए, वो infrastructure अभी तक पूरी तरह डेवलप नहीं हुआ है. एक डेवलप्ड कंट्री में बेसिक नेसेसिटीज के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है. नाउ दे जस्ट नीड टू मेंटेन इट, नाउ दे जस्ट नीड टू अपकीप इट. बेसिक नेसेसिटीज जो है वो मोर और लेस मेट है, राइट? आप हार्ड एंड फास्ट ऐसे नहीं कह सकते कि सर अब अगर हम किसी भी एक कंट्री को, लेट्स से हम किसी वेस्टर्न कंट्री को या यूरोपियन कंट्री को अगर हम डेवलप्ड कंट्री कहते हैं तो क्या वहां पर 100% बेसिक नेसेसिटीज पूरी तरह मेट है, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है? तो ऐसा नहीं है. समय के साथ पॉपुलेशन बढ़ रही है, समस्याएं बढ़ रही हैं, उनकी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ रही हैं, सोसाइटी इवॉल्व कर रही है, तो वो भी नई नई चीजें डेवलप कर रहे हैं. बट एटलीस्ट बाय लार्ज अ डेवलप्ड कंट्री हैज बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उनका बना हुआ है. एंड नाउ दे स्पेंड मनी मोर ऑन मेंटेनिंग एंड अपकीपिंग दैट बेसिक स्ट्रक्चर, in basic structures in their economy and whatever infrastructure that they have built. And in a developing country we need to spend more and more in building those basic structures, in building those infrastructure. यानी कि जैसे इंडिया में पिछले एक डेकेड में या 10-15 साल से हाईवेज पर बहुत काम हो रहा है, राइट? नए स्कूल्स बनाने पर, नई यूनिवर्सिटीज, नए हॉस्पिटल्स खोलने पर काम जो है वो काफी लंबे समय से किया जा रहा है हमारे देश में, राइट? बहुत सारी स्कीम्स जो है वो गवर्नमेंट लेकर आ रही है ताकि हंगर को जो है वो कम किया जा सके. सस्ता या मुफ्त राशन जो है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके. अफोर्डेबल एजुकेशन जो है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक. सो ये जो बेसिक नेसेसिटीज हैं ऑफ फूड, ऑफ हेल्थ, ऑफ एजुकेशन, ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, एक डेवलपिंग कंट्री में ये सारी जो है वो अभी तक पूरी तरह डेवलप्ड नहीं है. वो ये डेवलप कर रही हैं. दैट इज वाई दे रिक्वायर अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, राइट? और उन्हें दूसरा काम भी करना है, जो बन गया है उसको मेंटेन भी करना है, उसको अपकीप भी करना है. सो आई होप यू गेट द बेसिक अंडरस्टैंडिंग बिटवीन अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ डेवलप्ड एंड अ डेवलपिंग कंट्री. दिस वी हैव डिस्कस्ड समवेयर इन, परहैप्स इन इकोनॉमिक्स वी हैव डिस्कस्ड दिस. और वन और दी अनदर टॉपिक मैंने कहीं ना कहीं, मुझे याद आ रहा है कि मैंने डेवलप्ड डेवलपिंग कंट्री पर थोड़ा बहुत जो है वो आपको पॉइंट्स दिए हैं. नाउ मूविंग टुवर्ड्स इंडिया. सो इंडिया वी रिक्वायर अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी. क्यों पैसे चाहिए भैया? हमें क्या डेवलप करना? हमें नया इंफ्रास्ट्रक्चर, नए रिसोर्सेस, सर्विसेज प्रोवाइड करनी है अपने सभी पॉपुलेशन को, अपनी सारी सिटीजन्स को. और जो ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप्ड है उनको मेंटेन भी करना है, उनको अपकीप भी करना है, राइट? नाउ थिंक ऑफ इट लाइक दिस. कंसीडर अ डेवलपिंग कंट्री. एक डेवलपिंग कंट्री को एक मिडिल क्लास फैमिली की तरह समझिए, राइट? इन इंडिया व्हाट इज अ मिडिल क्लास फैमिली? और मिडिल क्लास में भी जैसे अगर हम 3 हिस्से बांट दूं मैं,
सो अपर मिडल, मिडल मिडल एंड लोअर मिडल. सो अपर मिडल और मिडल मिडल की अगर मैं बात करूं, सो आप इसके साथ एक बार एक डेवलपिंग कंट्री को कनेक्ट करके देखिए. एक मिडिल क्लास फैमिली एक ऐसी फैमिली है जो कि अपनी बेसिक नेसेसिटीज जो हैं वो पूरी कर पा रही हैं, जैसे तैसे करके अपनी बेसिक नेसेसिटीज को वो पूरा कर पा रहे हैं. जो लोअर मिडल है वो बहुत मुश्किल से, वो उन पर हमेशा खतरा बना रहता है कि वो स्ट्रगलिंग क्लास में ना प्लमेट कर जाएं, राइट. जो लोअर मिडिल क्लास है वो बहुत मतलब बेयरली दे आर एबल टू मेंटेन देयर और पे फॉर देयर बेसिक नेसेसिटीज लाइक एजुकेशन, हेल्थ, फूड, राइट, एंड मेडिकल केयर, ट्रांसपोर्टेशन. द मिडिल क्लास दे आर ऑल्सो ऑलमोस्ट, बिकॉज मिडिल जो है वो काफी श्रंक होता जा रहा है, वो भी लगभग वर्ज पर है कि वो लोअर मिडिल पर जो है वो सिंक कर जाएंगे. ठीक है. नाउ आपके लिए बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा ये तीनों में अगर मैं बांट कर बताऊं तो इस तरह समझिए कि मिडिल क्लास जो है वो बेयरली अपनी बेसिक नेसेसिटीज को पूरा कर पा रहा है, राइट, एंड दे आर लेफ्ट विद नो लेस or some amount of money that they can spend on some luxuries of life, right. They are barely surviving, they are not thriving. Upper middle class, perhaps they may be able to spend some money in leisure activities, right. साल में एक आधा जो है वो फैमिली के साथ वो कहीं ट्रिप पर चले गए, या लग्जरी गुड्स, लग्जरी सर्टेन लग्जरी लाइफस्टाइल को जो है वो अडॉप्ट कर पाए. बट मिडिल क्लास लार्जली जो है वो ऐसा नहीं कर पाता. They are concerned more about their day-to-day or their monthlies or their yearly expenditures. Day-to-day तो नहीं, लेकिन monthly and yearly expenditures में वो ज़्यादा उलझे हुए हैं, right? So, like for example, middle class family जो है वो अपने बच्चों को एजुकेशन जो है वो हायर एजुकेशन भी दे पा रही है, लेकिन हो सकता है कि केवल भारत तक ही वो अपने बच्चों को हायर एजुकेशन दे पा रहे हो, भारत से वो बाहर नहीं भेज पा रहे. परहैप्स अपर मिडिल क्लास कैन अफोर्ड बेयरली टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू फॉर हायर एजुकेशन इन बेटर यूनिवर्सिटीज ऑफ फॉरेन कंट्रीज. अपर क्लासेस डेफिनेटली दे आर एबल टू डू दैट. सो दैट्स अ लग्जरी, राइट, अफोर्डिंग expensive higher education. That's a luxury which is enjoyed by the upper classes, right. So और middle class mentality क्या होती है, that they need to save, they need to spend, they need first of all they need to save as much as they can, because always they have a threat कि भैया कुछ ना कुछ जो है वो बुरा हो जाएगा. आप इस तरह इमेजिन कीजिए, आप अपनी जनरेशन को देखिए. नाउ मोस्ट ऑफ यू, आप जो है वो हो सकता है जेन जी से बिलोंग करते हो, राइट. आप अपनी जनरेशन को देखिए और अपनी पेरेंट जनरेशन को देखिए, एंड देन अपनी ग्रैंड पेरेंट जनरेशन को देखिए, और उनकी स्पेंडिंग हैबिट्स को एक बार एनालाइज करने की कोशिश कीजिए. आपकी जो स्पेंडिंग हैबिट है, लेट्स से यू वांट टू सेलिब्रेट योर बर्थडे, राइट. नाउ हमारी जो मिडिल क्लास फैमिली की जो ग्रैंड पेरेंट जनरेशन है, दे बेयरली हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ सेलिब्रेटिंग देयर बर्थडेज, राइट. और इफ दे हैव अ कॉन्सेप्ट ऑफ सेलिब्रेटिंग देयर बर्थडेज, व्हाट इट मीन्स इज it means either a family meal or a good family meal, or at heights it means community feasting, and that is very rarely. वो भी बरसियों पे होता है उनकी ग्रैंड पेरेंट्स की मृत्यु के बाद, right, which is actually more like a ceremony or a social event for families, for which they save, for which they spend with a tight hand, right. But your parent generation, coming to your parent generation who lived, perhaps they were born in the 70s or the 60s, and they started earning their money in the late 80s or 90s per se, let's say. So during liberalization, privatization, they learned more and more about their spending habits because their earnings increased during 90s and after 90s, right.
nevertheless what they have learned from their parent generation is to save as much as money as possible, because the money that you have saved is more of the income, yeah, right? जो पैसा आप नहीं खर्च कर रहे हैं वो आपकी इनकम का ही हिस्सा है, ठीक है? और अगर पैसा खर्च भी कर रहे हैं तो वो बहुत सोच समझ कर खर्च किया जाएगा। वो आपके पेरेंट्स ने आपके ग्रैंड पेरेंट जनरेशन से सीखा है। भले ही आपकी पेरेंट जनरेशन जो है वो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन के मतलब पीरियड से गुजरे हो, ठीक है, लेकिन सिंस आप लोगों ने उस इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन को बहुत बड़े लेवल पर रियलाइज होते हुए देखा है, एंड कई तरह के इकोनॉमिक चेंजेस होते हुए देखे हैं, या इस तरह पुट करूं कि लिबरलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन का जो एक्चुअल इफेक्ट है वो आपकी जनरेशन पर हुआ है, आपकी पेरेंट जनरेशन पर उसका एक्चुअल इफेक्ट नहीं हुआ है। देयर अर्निंग एंड स्पेंडिंग हैबिट्स आर स्टिल वेरी मच मतलब आप कह सकते हैं कि प्री लिबरलाइजेशन जो है, प्री ग्लोबलाइजेशन एरा की जो है वो उनकी अर्निंग एंड स्पेंडिंग हैबिट्स हैं, और आपकी जो अर्निंग एंड स्पेंडिंग हैबिट्स हैं वो स्पेशली स्पेंडिंग हैबिट्स है वो पोस्ट लिबरलाइजेशन एरा की है। सो लेट्स से योर बर्थडे सेलिब्रेशन, आप क्या कहते हैं अपने पेरेंट्स से कि भैया हम जो है वो अपने बर्थडे पर पार्टी देना चाहते हैं, किसे? अपने दोस्तों को। हम किसी रेस्टोरेंट में या किसी, वो डिपेंड करता है कि इन विच टाइप ऑफ विच टियर सिटी यू लिव इन, और विच मतलब किस तरह का इकोनॉमिक एक्सपोजर है वहां पर, राइट? किस तरह की स्पेंडिंग हैबिट्स हैं वहां के लोगों की या उस शहर की, इट विल डिपेंड अपॉन दैट। बट माई पॉइंट इज दैट यू विल आस्क योर पेरेंट्स कि भैया पे मी दिस मच अमाउंट ऑफ मनी फॉर माई बर्थडे, आई वांट टू थ्रो अ पार्टी फॉर माई फ्रेंड्स। ये स्पेंडिंग हैबिट जो है वो आपके पेरेंट्स की नहीं होगी। इफ दे सेलिब्रेट देयर बर्थडे, दे विल ट्राई टू सेलिब्रेट देयर बर्थडे विद देयर फैमिली। अपने घर में जो है हो सकता है कि आस पड़ोसियों को बुला लिया, थोड़े बहुत रिलेटिव्स को बुला लिया और घर में एक छोटी सी फीस्ट कर ली, दैट्स इट। लेकिन आपकी स्पेंडिंग हैबिट क्या होगी कि भैया हम जो है वो पार्टी करने जाएंगे, मूवी देखने जाएंगे, राइट? समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। एंड द मनी, लेट्स से यू डिमांड, आपने 2000 मांगा, आपने 3000 मांगा, आपने 5000 मांगा, ठीक है, और ये अमाउंट जो है वो आपके पेरेंट्स को बहुत ऑब्नॉक्शियस लगेगा, दिस मच अमाउंट फॉर अ पार्टी, फॉर अ बर्थडे पार्टी, और वो भी जो घर पर नहीं हो रही, बाहर हो रही है, पैसा घर पे नहीं खर्च हो रहा। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन देयर स्पेंडिंग हैबिट एंड योर स्पेंडिंग हैबिट। सो ये जो मिडिल क्लास मेंटेलिटी है हमारी पेरेंट जनरेशन की स्पेशली, ये है मेंटेलिटी एक डेवलपिंग कंट्री की, कि खर्चा जो करना है, एक्सपेंडिचर जो करना है, वो बहुत सोच समझ कर करना है, राइट? A middle class family has to constantly worry about their basic needs. They don't have to worry about their luxuries, because they know, they understand that those luxuries are out of their pocket. And when you ask, आप भी अगर उसी सेम बैकग्राउंड से बिलोंग कर रहे हैं, अपने फैमिली के अंडर ही हैं, तो उसी सेम इकोनॉमिक बैकग्राउंड से बिलोंग कर रहे हैं, राइट? बट आपकी स्पेंडिंग हैबिट्स जो है वो चेंज हो गई हैं। फॉर यू थ्रोइंग अ बर्थडे पार्टी लेट्स से ऑफ 2000 या 3000 रुपये में, अगर आप छोटी मोटी या बड़ी जैसी भी है बर्थडे पार्टी अगर आप थ्रो कर रहे हैं अपने दोस्तों के लिए, राइट, दैट्स अ स्पेंडिंग हैबिट ऑफ अ मिडिल क्लास फॉर अ जेन जी, राइट, which will sound obnoxious for your parents, right, which they will consider as a luxury, but perhaps you do not consider that a luxury, right? हो सकता है कि लग्जरी के मायने जो है वो आपके लिए कुछ और हो, आपकी पेरेंट जनरेशन के लिए कुछ और थे, आपकी ग्रैंड पेरेंट जनरेशन के लिए कुछ और है, राइट? सो बेसिकली क्या कहना चाह रहा हूं मैं, घुमाकर वहीं लाते हैं कि डेवलपिंग कंट्री जो है वो उसकी मेंटेलिटी किस तरह है। भारत की इस समय की मिडिल क्लास फैमिली की जो हमारी तो नहीं, लेकिन हम तो मिलेनियल्स हैं, आप जेनजीज हैं, राइट? आपकी जो पेरेंट जनरेशन है, या जो हमारी मिलेनियल्स की भी जो पेरेंट जनरेशन है, या कुछ हद तक हमारी मिलेनियल्स की भी, हमारी जो स्पेंडिंग हैबिट है उससे मेल खाती है, राइट? कि भैया वी नीड टू स्पेंड एवरी पेनी, एवरी मनी, बहुत ध्यान से, बहुत सोच समझ कर स्पेंड करना है, राइट? सो अ मिडिल क्लास पेरेंट्स, they have a tendency to save money, they have a tendency not to waste money.
save money and not to waste money. That is what is the economic philosophy of a developing country, to save money and not to waste money, right? सेव करके क्या, आप कहेंगे कि सर सेव करके क्या होगा, बैंक में पड़े हुए पैसे का क्या होगा, लेकिन हमारी जो पेरेंट जनरेशन है वो अपने अपने हिसाब से कहीं कहीं पैसा इन्वेस्ट करती हैं। परहैप्स हो सकता है कि उनमें से ज़्यादातर जो है वो फाइनेंशियली इतने लिटरेट ना हो कि डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करके अपने पैसे को मल्टीप्लाई करें, बट एटलीस्ट दे हैव दिस मच सेंस कि भैया पैसा जुड़ गया तो गोल्ड पर इन्वेस्ट कर दिया, सिल्वर पर इन्वेस्ट कर दिया, राइट? ज़्यादा पैसा जो है वो आ गया बल्क में तो जो रियल एस्टेट पर इन्वेस्ट कर दिया। So save and invest money, right? Whenever possible, but middle class के लिए जो है वो invest करना, बड़ी investment करना बहुत मुश्किल होता है, right? So what they tend to do is not to waste money, right? So what it means is, it means to utilize the funds in an effective manner. So in a developing country, the tendency of the state is to utilize the funds in an effective manner. देखिए यहां पर वो इकोनॉमी के 3 E लग जाएंगे, इन अ इफेक्टिव, इकोनॉमिक एंड एफिशिएंट मैनर, right? 3 E's. Secondly, we are also a welfare state, right? We are not a police state, we are a welfare state. And in a welfare state, what is a welfare state? ठीक है, अब वेलफेयर स्टेट क्या कोशिश रहती है वेलफेयर स्टेट की? टू ब्रिंग एज मैनी पीपल, एज मैनी एज पॉसिबल वीकर सेक्शन के लोगों को मुख्य धारा में लाया जाए, राइट? टेंडेंसी क्या होती है कि वीकर सेक्शन को मेन स्ट्रीम में लाया जाए, यह टेंडेंसी होती है वेलफेयर स्टेट की। सिंपल सी बात है, जितने ज्यादा लोग मुख्य धारा में आएंगे उतने ज्यादा लोग कंज्यूम भी करेंगे, जितने ज्यादा लोग कंज्यूम करेंगे उतना ज्यादा प्रोडक्शन भी बढ़ेगा उस कंजम्पशन को मैनेज करने के लिए, तो ओवरऑल इट विल बी बेटर फॉर इकोनॉमी ऑफ द स्टेट, राइट? सो जब आप पढ़ते हैं लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन से पहले वर्ल्ड बैंक जो है वो रिसर्च जो कर रहा था, ठीक है, या क्यों वीकर सेक्शन को मुख्य धारा पर लाए जाने की जरूरत है, राइट? या क्यों मतलब बहुत जोर दिया जाता है कि भैया जेंडर बेस्ड जो है वो बजटिंग की जाए, राइट? वीकर सेक्शन के लिए भी जो है वो पॉलिसीज लाई जाएं। सिंपल सा फंडा है, जितने ज्यादा लोग कमाई योग्य होंगे, जितने ज्यादा लोग वो खर्चा करेंगे, सो इट्स अ फीडबैक मैकेनिज्म, इट विल बी मोर एंड मोर बेटर फॉर द इकोनॉमी, सिंपल, राइट? सो दैट इज बेटर। एंड इन टर्न देखिए, जब भी हम वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं तो एक झगड़ा जो है वो इंटरनेशनल अरीना में देखेंगे हम, झगड़ा छिड़ जाता है सोशलिस्ट कैपिटलिस्ट के बीच में कि नहीं तुम तो सोशलिस्ट बात कर रहे हो, तुम तो कैपिटलिस्ट बात नहीं, तुम कैपिटलिस्ट मॉडल के अगेंस्ट हो, तुम सोशलिस्ट हो तो तुम मतलब लेफ्टिस्ट हो और तुम पीछे जा रहे हो और तुम मतलब प्रोग्रेस की बात नहीं कर रहे, ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। नहीं, वेलफेयर स्टेट भी जो है वो प्रोग्रेस की बात ही कर रहा है इन टर्न। अगर आप वीकर सेक्शंस को डिफरेंट गवर्नमेंट की पॉलिसीज के माध्यम से अगर आप उनको मुख्य धारा में लाएंगे तो भैया वो कंज्यूम ही तो करेंगे, कंजम्पशन बढ़ेगा, सिंपल। और उनमें से कुछ कंज्यूम करेंगे तो वो कंज्यूम करने के लिए प्रोडक्शन में भागीदारी भी तो देंगे, तभी तो कंज्यूम कर पा रहे हैं, राइट? So since we are a welfare state, we require a lot of resources.
since we require a lot of resources and we have a lot of resources, but जितनी जरूरत है उससे ज्यादा हमारा खर्चा है। आमदनी 98 है तो खर्चना रुपया है। दिस इज अनदर डेफिनेशन फॉर अ डेवलपिंग कंट्री, राइट? कि जितनी जरूरत है उससे ज्यादा हमारा खर्चा है। क्यों? सॉरी, जितनी हमारे पास आमदनी है उससे ज्यादा हमारा खर्चा है, क्योंकि हमारी आमदनी से जरूरतें ज्यादा हैं, क्योंकि अभी हमें वेलफेयर करना है, अब बहुत ज्यादा लोगों को मुख्य धारा से जोड़ना है। अगर आपको ऐसा लगता है ना एग्जाम्पल्स चाहिए उसके, तो अभी जो मॉनसून में बाढ़ आई है, मैं हिमाचल प्रदेश में जो या पहाड़ों में जो हिमालय में जो त्रासदियां हुई हैं, केवल उनकी बात नहीं कर रहा हूं। आप एक बार बिहार में देखिएगा कि कितने लोगों के घर चले गए। कोसी के किनारे बसने वाले, कोसी नदी के किनारे बसने वाले कितने लोगों के जो है वो मकान डूब गए, सैकड़ों के हिसाब से लोगों के मकान डूब गए। सो वी नीड मोर रिसोर्सेज टू प्रोवाइड देम प्रोटेक्शन, कि भैया वो एम्बैंकमेंट्स जो है वो उस नदी के किनारे में बन सकें। छोटे छोटे डैम्स जो हैं वो उस नदी के किनारे ऐसे बने जो कि उस जमीन के कटाव को रोकें, राइट? सो वी रिक्वायर्ड मोर एंड मोर। फिर आप कहेंगे कि सर रिसोर्सेज तो है, करप्शन जो है वो, करप्शन के चलते वो रिसोर्सेज ठीक से यूटिलाइज नहीं हो पा रहे हैं। सो दैट इज माई अनदर पॉइंट। वी जस्ट डोंट नीड रिक्वायर अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज, वी रिक्वायर the 3 E of those resources: efficient, effective and economic use of that resources, of those resources. Since we are a welfare state, we need more resources than a police state. If we were to be a police state, then अगर लोग डूब रहे हैं तो डूबने दो, लोगों के मकान जा रहे हैं तो जाने दो, लोग मर रहे हैं तो मरने दो, राइट? पुलिस स्टेट को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जैसे हिमाचल में आपने देखा या उत्तराखंड में आपने देखा कि जो फ्लैश फ्लड्स हुए, उसमें जो लोग एकदम से, आपने कुछ वीडियोस देखी होंगी उत्तरकाशी की, ऐसे सेकंड्स में जो है वो ऐसे लग रहा था जैसे तीलियों से बने हुए घर हैं और एकदम कंक्रीट के बने होंगे घर होंगे, वो पिलर्स पर ही बने होंगे, लेकिन वो कैसे समझ रहे हो, जैसे आपने किसी व्यक्ति को धक्का दिया और वो गिर गया, कुछ इस तरह जो है वो घर गिरे, राइट? लेकिन हमारी जो फोर्सेज लाइक एनडीआरएफ है, वहाँ की लोकल पुलिस है या जो आर्मी है, जवान है, वो तुरंत जल्द से जल्द जो है वो वहाँ पर पहुँच गई मदद करने के लिए। वाई? बिकॉज वी आर अ वेलफेयर स्टेट। अगर पुलिस स्टेट होती तो हम छोड़ देते उन्हें मरने के लिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सिंस वी आर अ वेलफेयर स्टेट, वी रिक्वायर अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज बिकॉज वी नीड टू ब्रिंग मोर एंड मोर पीपल ऑफ वीकर सेक्शन टू मेन स्ट्रीम, right? And for that we need the 3 E of the resources. Third point, another you can write that we need to compete globally also. देखो, एक मेरा फंडा जो है वो आप लोगों को मैंने बहुत शुरू से ही बताया था, कोई भी टॉपिक पढ़ना है, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना है, कोई भी टॉपिक पढ़ना है, एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव से पढ़ना है, राइट? कितनी बार मैंने आपको कहा है दैट यू आर कंसीडर योरसेल्फ नॉट जस्ट सिटीजन ऑफ इंडिया बट अ सिटीजन ऑफ वर्ल्ड। दुनिया में होने वाली घटनाओं का इंपैक्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप पर पड़ रहा है, राइट? सो भारत को अभी हमारे साथ, अभी जैसे आप देख रहे हैं यूएस टैरिफ लगाया जा रहा है हम पर भर भर के, ठीक है? या अगर ये कुछ समय बाद स्टूडेंट्स अगर वीडियो देखेंगे तो पढ़िएगा कि कुछ समय पहले जो है वो यूएस ने टैरिफ जो है वो लगाए थे, और ये झगड़ा चलता रहता है कि यूएस टैरिफ लगा रहा है, या कहीं से हमें सामान सस्ता खरीदना पड़ रहा है, कहीं से सामान महंगा खरीदना पड़ रहा है, हमें कोई सामान बेचने में आनाकानी कर रहा है या हमारा सामान खरीदने में आनाकानी कर रहा है, राइट? सो मार्केट्स में इस तरह के अप एंड डाउन जो है वो चलते रहते हैं। जो बड़ी मार्केट फोर्सेज, अगर मैं स्टेट्स की बात करूं, कंट्रीज की बात करूं, तो लाइक सच एज यूएस, राइट, रशिया या यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड किंगडम, चाइना, राइट? तो ये कुछ जो है वो बड़ी स्टेट्स हैं। दीज डिक्टेट टर्म्स, अगर इनका बस चले तो ये पूरे साल, पूरे डेकेड, पूरी सेंचुरीज जो है वो हम पर टर्म्स डिक्टेट करती रहें कि भैया हमारे हिसाब से सामान खरीदो, हमारे हिसाब से सामान बेचो। लेकिन अगर हमें डेवलपिंग से डेवलप्ड कंट्री बनना है तो मैंने आपको क्या मंत्र दिया है?
सिंपल मंत्र ये है कि हमें आउटपुट इंक्रीज करना है, प्रोडक्शन बढ़ाना है। पैसे का रिसाव जो है वो भारत से बाहर नहीं होना चाहिए, भारत में पैसा आना चाहिए ज्यादा। ड्रेन ऑफ वेल्थ नहीं होना चाहिए, गेन ऑफ वेल्थ होना चाहिए। उसके लिए प्रोडक्शन हमें बढ़ाना पड़ेगा। प्रोडक्शन अगर बढ़ाना है, अगर हमारा प्रोडक्ट जो है वो यूरोपियन यूनियन में बिके, यूनाइटेड किंगडम में बिके, चाइना में बिके, यानी जर्मनी फ्रांस वगैरह में बिके, या फॉर दैट मैटर अफ्रीका में भी बिके, और अफ्रीका में चाइनीज प्रोडक्ट से हमें compete करना है, यूएस प्रोडक्ट से compete करना है, या साउथ ईस्ट एशिया में हमें सामान अगर बेचना है, ऑस्ट्रेलिया में हमें सामान बेचना है, साउथ अमेरिका में अगर हमें सामान बेचना है, तो वी नीड टू compete with other global forces and we need to provide them, we need to provide those countries products that are better than, क्यों वो हमारा प्रोडक्ट खरीदेंगे? राइट बेसिक एक जो है वो फंडामेंटल रीजन तो ये होगा ना कि भैया हमारा प्रोडक्ट बाकी कंट्री से, लाइक फॉर एग्जांपल हमारा प्रोडक्ट जो है वो चाइना से बेटर है और चाइना से सस्ता है, और अगर लेट्स से चाइना से महंगा भी पड़ रहा है, तो इन लॉन्ग रन जो है वो हमारी क्वालिटी बेटर होने की वजह से चाइना से आपको हमारा प्रोडक्ट खरीदना जो है वो बेटर रहेगा, रादर देन यू बाय प्रोडक्ट फ्रॉम चाइना। जिसका एक एग्जांपल है बहुत बड़ा, जो हमारी टू व्हीलर जो मतलब इंडस्ट्री है, वो जो धीरे धीरे डोमिनेट कर रही है अफ्रीका और साउथ अमेरिका के मार्केट में। पहले अफ्रीका के मार्केट में कर रही है, हम धीरे धीरे साउथ अमेरिका की मार्केट की तरफ भी बढ़ रहे हैं। हमारी कोशिश है धीरे धीरे जो है वो साउथ ईस्ट एशिया की तरफ भी एंटर करने की, राइट। तो आप कहेंगे कि सर, अगर बहुत बार ये स्टूडेंट्स आर्ग्यूमेंट देते हैं कि हमारी अगर भूखमरी की प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हुई है, सोशल सिक्योरिटीज के बहुत सारे इश्यूज हैं, इंटरनल सिक्योरिटीज के बहुत सारे इश्यूज हैं, तो हम मंगलयान भेजने में क्यों लगे हुए हैं? हम क्यों जो है वो हर 2-3-4 महीनों में जो है वो सैटेलाइट्स लॉन्च करते रहते हैं, जो कि धरती का चक्कर लगा रहे हैं, चांद का चक्कर लगा रहे हैं, जबकि हमारे घर में अभी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमने रिजॉल्व नहीं करी हैं। वो रिसोर्सेज हम वहां क्यों नहीं खर्च कर रहे हैं? जवाब है ग्लोबल कंपटीशन, राइट। क्योंकि जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं घर की, वो तो धीरे धीरे हम रिजॉल्व करेंगे ही, लेकिन कहीं उस घर की प्रॉब्लम्स रिजॉल्व करने के चक्कर में कहीं हम बाकी बड़े लेवल पर जो हम ग्रो कर सकते थे, उस रेस में हम पीछे ना रह जाएं। अगर हमारा स्पेस प्रोग्राम बहुत बड़े लेवल पर सक्सेसफुल होता है, जो कि है भी, that gives a statement that India is not a weak country। अगर हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम्स स्ट्रांग होते हैं, अगर हमारे डिफेंस सिस्टम्स जो है वो स्ट्रांग है, so that gives a statement to rest of the countries, especially the countries जो कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो खरीद सकती हैं, ऐसी कंट्रीज जो दूसरी कंट्रीज का प्रोडक्ट बड़े लेवल पर इंपोर्ट कर रही हैं। क्योंकि जब भी हम कंट्रीज के कंपैरिजन की बात करते हैं ना, तो हम सीधा यूके, फ्रांस, रशिया, यूएस, कनाडा, चाइना, इन सब से कंपेयर करने लग पड़ते हैं हमें अपने आप को। उनसे कंपैरिजन करना है हमें, ठीक है, लेकिन हमें प्रोडक्ट कहां बेचना है भाई? साउथ ईस्ट एशिया, साउथ अमेरिका, अफ्रीका एक बहुत बड़ा मार्केट है। धीरे अगले 2-3 डेकेड में जो है वो अफ्रीका और साउथ अमेरिका, साउथ ईस्ट एशिया बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं। एंड दे विल डिसाइड कि भैया अगले 2-3 डेकेड में जो है वो कौन देश हैं जो सब बड़ी पावर्स बनकर उभरेंगे। और अगर इंडिया को अपनी बेसिक प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना है, तो भैया हमें ग्लोबल कंपटीशन में डोमिनेट करना पड़ेगा, राइट, ताकि जिससे हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ेगा ही, विच विल इन टर्न हेल्प अस टू वर्क मोर एफिशिएंटली, इफेक्टिवली एज अ वेलफेयर स्टेट, एज अ डेवलपिंग कंट्री जो है वो हमें डेवलप करने में और ज्यादा मदद करेगा, राइट, पार्टिसिपेटिंग मोर एंड मोर इन द ग्लोबल कंपटीशंस, राइट। So that is why we need to spend a lot on international affairs। हमारा एक्सपेंडिचर होता है बहुत किसमें? इंटरनेशनल अफेयर्स में। हमारा एक्सपेंडिचर होना चाहिए और होता भी है बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में, इनोवेशन में, राइट। बट एट द सेम टाइम, to do all this, we need to keep in mind 3E, right?
सो दीज आर द पॉइंट्स जो कि आप दे सकते हैं आंसर लिखने के लिए। अगर आंसर कहीं क्वेश्चन में अगर कोई पूरा ऐसे डायरेक्ट ऐसा सवाल आना जो है बहुत मुश्किल है कि भैया व्हाट आर दी वाई डू वी नीड टू यूटिलाइज पब्लिक फंड्स इन एन इफेक्टिव मैनर, क्यों भाई जो है वो हमें एक इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करना है पब्लिक फंड्स का। डायरेक्ट सवाल बनना जो है वो बहुत कम चांसेस हैं, बट इसको घुमा फिरा कर पॉलिटी में, इकोनॉमिक्स में, GS4 में कहीं ना कहीं इधर उधर छोटे पार्ट में फिट किया जा सकता है। फॉर दैट आप ये 3 पॉइंट्स जो हैं वो लिख सकते हैं, और इसके अलावा आप अपनी तरफ से भी पॉइंट्स जोड़ सकते हैं, राइट। नाउ लेट अस लुक एट टेक्निकली दैट व्हाट आर पब्लिक फंड्स। और ज्यादा टेक्निकली जो है वो हम कहाँ, हमने पॉलिटी में जो है वो ज्यादा टेक्निकली से पढ़ा है। सो मेक श्योर दैट यू गो थ्रू दैट पब्लिक फंड्स। लेकिन यहां पर भी मैं आपको कुछ बेसिक्स तो बता ही दूंगा। सो जनरली व्हेन वी से पब्लिक फंड व्हाट वी मीन, भैया जनता का पैसा है ना, टैक्स पेयर मनी, आम बोलचाल की भाषा में हम उसे पब्लिक फंड मानते हैं, बट दैट इज नॉट टेक्निकली, दैट इज नॉट व्हाट पब्लिक फंड इज। पब्लिक फंड जो है वो आप कह सकते हैं कहां स्टोर्ड है पब्लिक फंड, कहां हमें देखने को मिलता है, वो देखने को मिलता है CFI में, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। सो पब्लिक फंड्स कहां हैं, इन दी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट्स। हर एक स्टेट का जो है वो अपना कंसोलिडेटेड फंड होता है, राइट, और एक इंडिया का जो है वो मतलब कंट्री एज अ होल का एक अपना कंसोलिडेटेड फंड है। दिस इज मेंशन्ड अंडर आर्टिकल 266(1) में मेंशन्ड है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इज अनदर इज दैट इज पब्लिक फंड ऑफ इंडिया। ना ये वाले पब्लिक फंड की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये तो हमारा जनरल मीनिंग है पब्लिक फंड, जनता का पैसा, बट ये कहां पर है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में या कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट में। नेक्स्ट पब्लिक फंड ऑफ इंडिया में या पब्लिक फंड ऑफ स्टेट्स में। हर स्टेट के अपने पब्लिक फंड भी होते हैं, पब्लिक फंड ऑफ स्टेट। एंड थर्डली, नाउ दिस इज मेंशन्ड अंडर आर्टिकल 260, अंडर आर्टिकल 267 क्लॉज 1। uh, 267 में कंटिजेंसी फंड है, ये है अंडर आर्टिकल 266 ही है ये। दिस इज अंडर आर्टिकल 266(2), राइट। नेक्स्ट इज द कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, दैट इज द इमरजेंसी फंड। आपातकाल के दौरान, विच इज एक्चुअली पार्ट ऑफ CFI, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का ही हिस्सा है, राइट। सो एंड सिमिलरली इंडिया एज वेल एज देयर इज अ कंटिजेंसी फंड ऑफ स्टेट ऑल्सो, राइट। सो दीज आर एक्चुअली पार्ट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड्स ओनली। लेकिन कंसोलिडेटेड फंड्स में से पैसा विड्रॉ करने के लिए जो है वो एक लेंदी प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, एक लेजिस्लेटिव प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, एक पार्लियामेंट्री प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। लेकिन इमरजेंसी में जो है वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते, उस तरह का टाइम नहीं होता हमारे पास कि हम एक लेंदी प्रोसेस से गुजरें। अगर हम किसी तरह के लेट्स से नेचुरल किसी इमरजेंसी से गुजर रहे हैं हम, राइट, या वॉर लाइक सिचुएशन है, या किसी भी तरह की इमरजेंसी है, चाहे वो इंटरनल थ्रेट की वजह से, एक्सटर्नल थ्रेट की वजह से, नेचुरल किसी कैलमिटी की वजह से है, वट। सो CFI से जो है वो तुरंत पैसा निकाल लिया जाता है और उसे यूटिलाइज किया जाता है टू डील विद दैट इमरजेंसी। So these are what the public funds. So consolidated fund of India, public fund of India, and contingency fund of India. And similarly consolidated fund of state, public fund of state, and contingency fund of state. Right? तो CFI होता क्या है भैया? Consolidated fund of India या consolidated fund of state जो है वो होता क्या है? Now this is the fund which the government has. ना ये तीनों गवर्नमेंट के पास है, right, which is the government has and has the right to spend it. Government has the right to spend this fund.
right? So whatever spending the government does it from the consolidated fund of India or the consolidated fund of the states, right? और यहां पर पैसा जो है वो आ कहां से रहा है गवर्नमेंट के पास, तो ये टैक्स से पैसा आ रहा है, या गवर्नमेंट जो अपनी तरफ से अगर प्रॉफिट कमा रही है, राइट, या गवर्नमेंट जहां से भी गवर्नमेंट रेवेन्यू जनरेट कर रही है, चाहे वो एसेट को बेचकर आ रहा हो, या चाहे वो प्रोडक्ट बेचकर आ रहा हो, या सर्विस देने के बाद आ रहा हो, या टैक्स से गवर्नमेंट को कमाई हो रही हो, या ड्यूटी से कमाई हो रही हो, या कस्टम से, जहां से भी गवर्नमेंट को रेवेन्यू आ रहा है, इस रेवेन्यू को खर्च करने का राइट है गवर्नमेंट के पास. सो दैट्स द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, राइट. नेक्स्ट इज पब्लिक फंड ऑफ इंडिया and public fund of state. Now this money is also with government. Government has this money, right? But government do not have the right to spend this money. Right? गवर्नमेंट के पास राइट नहीं है इस पैसे को स्पेंड करने का. ये वो पैसा है जो जनता ने बैंक्स में जमा कर रखा है. दिस मनी इज इन बैंक्स. लोगों का पैसा जो सरकारी बैंक्स में है, वो पैसा तो गवर्नमेंट के पास है, लेकिन गवर्नमेंट के पास राइट नहीं है उस पैसे को स्पेंड करने का. फिर आप कहेंगे कि सर गवर्नमेंट जो है वो आरबीआई को बोलती है कि भैया पैसा ला कर दो. आरबीआई जो है वो सरकारी बैंक्स के पास जाता है, एसबीआई के पास जाता है और एसबीआई से पैसा उठा लेता है. तो वो जनता का ही तो पैसा है ना, राइट. लेकिन उसके बदले आरबीआई को फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स भी तो मिलते हैं, राइट. वो गारंटीज मिलती है कि वो पैसा जनता का जो है वो सेफ है, वो बैंक के पास ही है. तो कहने का मतलब गवर्नमेंट अपने हिसाब से जो है वो पैसा खर्च नहीं कर सकती. या मैं इस तरह पुट करूं, ये पैसा गवर्नमेंट के पास है और ये जनता का पैसा है जो टैक्स पेयर का मनी है, लेकिन ये पैसा जो है वो गवर्नमेंट के जो पास है, जनता जाकर पैसे नहीं मांग सकती कि भैया ये हमारा पैसा हमें वापस करो. उसके बदले में गवर्नमेंट आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है. लेकिन जो पब्लिक फंड ऑफ इंडिया में आपका पैसा पड़ा है, वो पैसा आप कभी भी जाकर गवर्नमेंट से मांग सकते हो. आप बैंक में जाइए और अपना पैसा विड्रॉ कीजिए, राइट. द गवर्नमेंट हैज नो राइट टू स्पेंड दैट मनी. द गवर्नमेंट इज नॉट एंटाइटल्ड टू स्पेंड दैट मनी, रादर बेटर जो है वो टर्म रहेगी यहां पर. द गवर्नमेंट इज द कस्टोडियन ऑफ दिस मनी. गवर्नमेंट क्या है, ये ज्यादा बेटर रहेगा. नो राइट से बेटर रहेगा यहां पर लिखना नॉट एंटाइटल्ड टू. नॉट एंटाइटल्ड टू स्पेंड दिस मनी. गवर्नमेंट इज द कस्टोडियन ऑफ दिस मनी, एंड एज द कस्टोडियन ऑफ दिस मनी दे इशू फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, जिसके ल्यू में आरबीआई जो है वो पैसा कभी कभी बैंक से ले लेता है ताकि गवर्नमेंट की मदद हो सके. लेकिन वो पैसा जो है वो बैक्ड होता है बाय सिक्योरिटीज, बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. सो आपका पैसा सेफ रहता है, ठीक है. सो दैट्स द पब्लिक फंड. एंड द कंटिंजेंसी फंड, एज आई सेड, इट इज फॉर इमरजेंसीज एंड इट डज नॉट रिक्वायर एनी इमीडिएट, मतलब नो नीड फॉर इमीडिएट अप्रूवल और लेंदी पार्लियामेंट्री या लेजिस्लेटिव प्रोसेस से जाने की जरूरत नहीं होती है, राइट. गवर्नमेंट ऑर्डर्स पर जो है वो, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर यहां से पैसा आपातकाल के दौरान विड्रॉ किया जा सकता है. तो ये तो है पब्लिक फंड. तो इन पब्लिक फंड की यूटिलाइजेशन जो है वो हमें अच्छे से समझनी है, राइट. नाउ let us look at the problems regarding the utilization of public funds. Regarding the utilization of public funds, right. तो हमने पहले समझ लिया कि पब्लिक फंड की यूटिलाइजेशन की इंपॉर्टेंस क्या है. देन हमने समझा पब्लिक फंड्स क्या है. अब हम देखते हैं कि प्रॉब्लम्स क्या है. एक बार हमारे पास प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, फिर हम देखेंगे कि उन प्रॉब्लम्स
से डील करने के लिए हमारे पास मैकेनिज्म्स ऑलरेडी क्या मौजूद हैं। फिर हम देखेंगे कि जो मैकेनिज्म्स मौजूद हैं उनसे बेटर जो है वो और हम क्या क्या कर सकते हैं, राइट। तो वही बेसिक पॉइंट जो है वो हमारे पास प्रॉब्लम के, सबसे पहला करप्शन। फर्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हैं करप्शन। और करप्शन को हमने कई तरीके से डिफाइन करने की कोशिश करी है। अगर आपने प्रीवियस सेशंस अच्छे से देखे हैं तो आई होप, और रिवाइज किए हैं तो यू विल बी एबल टू well connect with this. But let's say if I say that corruption here, I mean is the misutilization of public funds. Because we are dealing with public funds here, right? So public funds में corruption क्या है? Is the misutilization of public funds. जिसका बिल्कुल बेसिक एग्जांपल मैंने आपको क्या दिया था कि भैया मान लीजिए एक फ्लाईओवर बनाना है। अब वो फ्लाईओवर बनाने के लिए दो तरीके से पब्लिक फंड्स का मिस यूटिलाइजेशन यहां पर हो सकता है। पहला तरीका यह है कि मान लीजिए कि कोई चीज 100 रुपए की खरीदनी थी, राइट, सरकार को, और वो सरकार ने खरीदी 200 रुपए की, जो कि मार्केट में 100 रुपए की थी, लेकिन खरीदी 200 रुपए की। ओवर बिल या ओवर चार्ज जो है वो किया गया, और ये जो एक्स्ट्रा 100 रुपए है ये करप्ट प्रैक्टिस, दिस इज द मिस यूटिलाइजेशन। इसका जो है वो बंटवारा डिफरेंट लेयर्स में हो गया गवर्नमेंट की, बोथ पॉलिटिकल एज वेल एज परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स में, राइट, या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स में। पहला तो ये है मिस यूटिलाइजेशन कि ओवर बिलिंग एंड ओवर चार्जिंग, और दूसरा है आप कह सकते हैं कि लाइक मान लीजिए वही फ्लाईओवर बनना है, और मान लीजिए 100 साल की जो है वो एज रहनी चाहिए थी उस फ्लाईओवर की, लेकिन अब वो फ्लाईओवर बनाया ऐसा है, ऐसा मटेरियल यूज किया है उसमें, पहली बात तो उसको ओवर चार्ज किया गया, ओवर बिल किया गया है, एंड स्टिल मटेरियल ऐसा यूज किया गया है कि भैया उस फ्लाईओवर की उम्र जो है वो 100 साल नहीं 80 साल ही है केवल, राइट। और ये भी मैं बहुत जेनरस बोल दे रहा हूं, क्योंकि आए दिन हमें सुनने में आती है खबर डिफरेंट स्टेट से कि भैया 5 साल पहले 2 साल पहले कोई ब्रिज बना और टूट गया, फ्लाईओवर बना और वो ध्वस्त हो गया। 80 साल तो मैं बहुत लंबी उम्र बता दे रहा हूं, बट लेट्स से बिकॉज दैट इज नॉट द केस फॉर एवरी फ्लाईओवर। सो जनरली कोशिश ये की जाती है कि अगर कोई इस तरह का बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट है फ्लाईओवर जैसा, हाईवेज फ्लाईओवर जैसा, तो उनकी उम्र एटलीस्ट 100 साल तो हो, राइट। देयर आर सम एंशियंट कुछ सिविलाइजेशंस द्वारा बनाए, जैसे रोमन्स के द्वारा बनाई गई कुछ रोड्स हैं, ब्रिजेस हैं जो आज तक मौजूद हैं। अर्ली मेडिवल टाइम्स के बनाए हुए हमारे राजाओं महाराजाओं के जो फोर्ट्स हैं वो आज तक मौजूद हैं। 700 700 800 साल पुराने चीजें जो हैं वो आज तक मौजूद हैं। जहां से मैं बिलोंग करता हूं 830 CE में लगभग 1200 साल पहले जो है वो वहां पर कुछ टेम्पल कंस्ट्रक्शंस हुई थी जो कि आज तक मौजूद है। सो ड्यूरेबल जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा सकता है, राइट। फ्लाईओवर्स के लिए तो मैं फिर भी 100 ईयर्स की एज जो है वो कोशिश की जाती है कि 100 साल की उम्र जो है वो इस तरह के हाईवेज या फ्लाईओवर्स की रहे। लेकिन अगर लेट्स से वो केवल 80 साल ही टिक सका, तो आप कहेंगे कि सर 100 साल की उम्र थी, 80 साल ही टिक सका, क्या प्रॉब्लम है? ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, 80 साल भी बहुत होता है। लेकिन लॉन्ग टर्म में सोचिए, अगले 500 साल में वो फ्लाईओवर जो है वो हमें केवल 5 बार बनाना पड़ता, यानी जितना पैसा केवल 5 बार उस फ्लाईओवर को बनाने में लगाना पड़ता, करप्शन के चलते अगले 500 साल में हमें 6 से 7 बार जो है वो अब उस फ्लाईओवर को बनाना पड़ेगा, यानी 1 से 2 बार ज्यादा जो है वो पैसा जनता का लगा। सो इन लॉन्ग टर्म अगर आप देखोगे तो बहुत, यानी कि मान लीजिए कि अगर 10,000 करोड़ रुपए लगाकर जो है वो एक
फ्लाईओवर्स बनाए गए हैं, लेट्स से 2-3 फ्लाईओवर बनाए गए हैं, 10 किलोमीटर का स्ट्रेच बनाया गया है, 10,000 करोड़ जो है वो, 10 किलोमीटर तो मैंने फिर भी बहुत बड़ी डिस्टेंस बता दिया, बट लेट्स से 10 किलोमीटर का फ्लाईओवर जो है वो बनाए गए 10,000 करोड़ रुपए लगाकर, एंड इट वाज सपोज टू लास्ट फॉर 100 years, बट इट ओनली लास्टेड फॉर 80। सो अगले 500 साल में लेट्स से एडजस्टिंग फॉर इन्फ्लेशन हमें 60,000 करोड़ जो है वो खर्च करना पड़ता, राइट? ठीक है, वहीं पर ही ड्यू टू करप्शन अगले 500 साल में हमें लगभग हो सकता है कि 90 करोड़ रुपए जो है वो, 90,000 करोड़ रुपए जो है वो, या 100,000 करोड़ रुपए खर्च करने पड़े। सो ऑलमोस्ट मतलब हाफ से ज्यादा जो है वो एक्स्ट्रा हमें खर्च करना पड़ रहा है। मैं थोड़ा सा एग्जेजरेट करके बोल रहा हूं ताकि आपको मामला समझ आए, क्योंकि हम शॉर्ट टर्म के चलते जो है वो हम लॉन्ग टर्म को सोचना भूल जाते। हम सोचते हैं कि हमारी उम्र में तो है ना, खड़ा है, हमारी उम्र में तो फ्लाईओवर खड़ा है, क्या प्रॉब्लम है? नहीं, वो पैसा आप ही की जेब से जा रहा है, एक्स्ट्रा पैसा आप ही की जेब से खर्च हो रहा है। वो CFI से ही आने वाला पैसा है, उसमें आपका ही पैसा है, राइट? सो फर्स्ट इज मिसयूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड्स, दैट इज करप्शन, फर्स्ट इशू। नेक्स्ट इज वेस्टेज ऑफ मनी, ऑब्वियसली। पैसा वेस्ट हो रहा है, बेमतलब वेस्ट हो रहा है, सेरेमनीज में पैसा वेस्ट हो रहा है। अंधा पैसा सेरेमनीज में वेस्ट कर दे रहे हैं, सेरेमोनियल एक्सपेंडिचर्स। अगर मतलब इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स या सेरेमोनियल एक्सपेंडिचर, जहां पर एक गाड़ी भेजनी है वहां पर 7 गाड़ियां भेजी जा रही हैं, राइट? आपने देखा होगा नेतागणों के काफिले जाते हैं, जब उनकी प्राइवेट काफिलों की बात नहीं कर रहा हूं, उनके सरकारी काफिलों की बात कर रहा हूं मैं। चलो उनकी सिक्योरिटी इज नेसेसरी, कुछ प्रोटोकॉल होता है सिक्योरिटी का, दैट आई अंडरस्टैंड, बट मेनी टाइम्स आई हैव सीन कि भैया 10-10, 15-15 गाड़ियों में काफिले चल रहे हैं। दैट इज डेफिनेटली इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ मनी ऑफ पब्लिक फंड्स। आप गवर्नमेंट ऑफिस में जाइए, डिफरेंट सेरेमनीज जो गवर्नमेंट ऑफिस में कंडक्ट की जाती है उसमें बहुत ज्यादा खर्चा किया जाता है, अननेसेसरी एक्सपेंडिचर होता है, राइट? और यानी कि वो जो अननेसेसरी एक्सपेंडिचर हो रहा है उसको कर्ब करने की कोशिश भी नहीं की जाती, उसको आगे वैसे मैं इस पर आपको पॉइंट दूंगा, लेकिन लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर गवर्नमेंट को कोई सेरेमनी करनी भी पड़ रही है तो उसको करने के लिए आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि पैसा भी खुद कमाए, कहीं ना कहीं से स्पॉन्सरशिप उठाएं, पैसा लेकर आए और जनता के पैसे को कम से कम इस्तेमाल किया जाए, राइट? सो देयर इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ वेस्टेज ऑफ मनी। सेरेमोनियल एक्सपेंडिचर्स और पर्क्स देने में जो है वो बहुत बड़े लेवल पर गवर्नमेंट ऑफिसर्स एज वेल एज, आप कहेंगे कि सर आप हमारी मतलब पर्क्स के पीछे पड़ गए, हम कल को सिविल सर्वेंट बनेंगे, हमें पर्क्स मिलने चाहिए, हमारे पर्क्स के पीछे मत पड़ो। सिविल सर्वेंट है, आपको पर्क्स की क्या जरूरत है? सिविल सर्विसेज आप ज्वाइन कर रहे हैं, आप सर्विस देने के लिए ज्वाइन कीजिए। सर्विस लेने की मेंटेलिटी से हम सिविल सर्विसेज ज्वाइन कर रहे हैं। अगर आपको सर्विस ही लेनी है ना, वही मतलब वो जो हमारी बहुत ही पुरानी फ्यूडल जो मेंटेलिटी है लाड साहब वाली, उससे बाहर निकलना पड़ेगा, बहुत जरूरी है। सो दैट इज वेस्टेज ऑफ मनी। यू कैन एड अ लॉट ऑफ पॉइंट्स ऑन वेस्टेज ऑफ मनी। जो मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन करना चाहता हूं, दैट इज मार्च रश। मार्च रश में बहुत खर्चा, बहुत अननेसेसरी एक्सपेंडिचर होता है। मार्च रश क्या होता है? Now every department of every ministry, they get
वो फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से जो है वो उनको बजट एलोकेट होता है, राइट। एंड फाइनेंशियल ईयर जो है वो खत्म होता है ऑन 31st ऑफ मार्च। तो भैया जो भी, चाहे वो मिनिस्टर्स के हाथ में अपना फंड है, चाहे एमएलएस के हाथ में अपना फंड है, या कोई डिपार्टमेंट है, राइट, या चाहे कोई डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स हैं, उनके हाथ में जो फंड है, या जो भी डायरेक्टरीज में अलग अलग लेवल पर जो ऑफिसर्स हैं उनके हाथ में अगर फंड है, तो उनके सामने क्या सिचुएशन होती है, उनके कोशिश क्या होती है कि जब ईयर शुरू होता है अप्रैल में, जब उनको पैसा मिलता है, तो उनकी कोशिश यह होती है कि भैया थोड़ा थोड़ा करके खर्च करें। ऐसा ना हो कि 31 मार्च तक आते आते हमारे पास खर्च करने के लिए पैसे ही ना, ऐसा ना हो कि हमारे पास ऑफिस में बिजली चालू रखने के लिए पैसा ही ना हो, गाड़ियों में तेल भरवाने के लिए हमारे पास पैसा ही ना बचे, ठीक है। तो शुरू में जो है वो थोड़ी कंजूसी करके पैसा खर्च किया जाता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मार्च तक, फरवरी मार्च तक आते आते इतना पैसा बच जाता है कि अब ऑफिशियल्स के सामने, नेतागण के सामने एक प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, राइट। मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर टास्क के लिए 5 करोड़ रुपए साल का जो है वो एलोकेट हुआ। अब उस 5 में से केवल और केवल 2.5 करोड़ रुपए ही जो है वो खर्च कर सके, चाहे वो सरकारी मतलब ऑफिसर हो या नेतागण हो, ठीक है। और फरवरी का महीना आ गया और केवल 2.5 करोड़ रुपए खर्च किए, 2.5 करोड़ रुपए बचे हैं, और कोई उनके पास जो है वो ठोस इस समय की डिमांड नहीं है कि वो 2.5 करोड़ रुपए जो है वो कहीं जल्द से जल्द लगा सकें और ये खर्च कर सकें, राइट, मतलब लेजिट डिमांड नहीं है। तो अगर वो 31 मार्च तक ये 2.5 करोड़ रुपए नहीं खर्च कर पाएंगे, तो नेक्स्ट बजटिंग सेशन के लिए क्या रिपोर्ट जाएगी कि इस पर्टिकुलर कैपेसिटी में 5 करोड़ नहीं, केवल 2.5 करोड़ रुपए की ही जरूरत है, या 2.5 से 3 करोड़ रुपए में जो है वो काम चल जाएगा। तो अगली बार के लिए जो है वो पैसा कम हो जाएगा, राइट। तो नेतागण या अफसरगण की कोशिश क्या होती है कि भैया फरवरी मार्च के आसपास जो बचा हुआ पैसा है उसको खर्च करो, जहां मर्जी खर्च हो रहा है खर्च करो। फरवरी मार्च के आसपास आपको दिखेगा कि भैया नेतागण जो है वो हाथ खोल के आपकी मदद कर रहे हैं। ऑफिसर्स लोग जो हैं वो अचानक से घास भी कटनी शुरू हो जाएगी, कूड़ा भी इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, और बेंचेस भी लगने शुरू हो जाएंगे, साफ सफाई भी होनी शुरू हो जाएगी। जगह जगह जो है वो आपको दिखेगा कि पैसा खर्च होता हुआ, सरकार पैसा खर्च करती हुई नजर आएगी। और अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हैं वो, तो फिर इसको पॉलिटिक्स में इस्तेमाल करेंगे फिर, राइट। किसी ना किसी तरह पॉलिटिक्स में इसको इस्तेमाल करने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। सो दे हैव टू स्पेंड दिस मनी एनी हाउ, दिस इज मार्च रश, एंड दिस मार्च रश रिजल्ट इनटू अ लॉट ऑफ इनएफिशिएंट एक्सपेंडिचर, lot of unrequired expenditure, wastage of money, misutilization of funds, right? So that's March rush. Then next is political, आप कह सकते हैं, ठीक है, populist measures of subsidies. Another misutilization of public funds, right? So basically what political party does, क्या कर रही है पॉलिटिकल पार्टी आज की डेट में, क्या नजर आ रहा है आपको? एक टर्म जो है वो बार बार फ्लोट हो रही है। पहले रेवड़ी जो है वो टर्म फ्लोट हो रही थी, अब फ्रीबीज जो है वो टर्म फ्लोट हो रही है, ठीक है, ताकि जो शहरी लोग हैं, जो मिडिल क्लास है, उनको भी जो है वो ये पॉइंट धीरे धीरे, पॉलिटिकल पॉइंट जो है वो धीरे धीरे समझाया जाए। और पहले किसी एक पर्टिकुलर पार्टी पर इल्जाम लगाया जाता था कि भैया आप रेवड़ियां बांट रहे हैं, आप फ्रीबीज बांट रहे हैं। अब सभी सरकार के लोग, सभी सरकारें जो है वो यही सेम काम कर रही हैं।
कि आप हमें हमें वोट दीजिए, आपको हम अगले महीने से ही जो है वो महिलाओं को 1,500 रुपये देना शुरू कर देंगे, बुजुर्गों को इतना पैसा देना शुरू कर देंगे, और बेरोजगारों को इतना पैसा शुरू कर देंगे, हम आपको लैपटॉप देंगे, आपको साइकिलें दे देंगे, आपके घर में मशीनें लगा देंगे, ये कर देंगे। यानी कि पैसा बांट रहे हैं उन्हें, राइट। सो इलेक्शन को इकोनॉमिक एजेंडा की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, which is obviously misutilization of public fund. Elections as economic agenda. राइट, ये पब्लिक फंड का मिस यूटिलाइजेशन है। अगर आपको वेलफेयर करना ही है तो आप पॉलिसी के माध्यम से कीजिए। आप डायरेक्ट अगर लोगों की जेब में पैसा डाल रहे हैं, आर्ग्यूमेंट कैन बी मेड कि अगर डायरेक्ट लोगों की जेब में पैसा आ भी रहा है तो उससे लोगों का फायदा ही हो रहा है। अगर आप 1500 रुपए लोगों को दे रहे हो तो आप ये भी तो बता रहे हो कि आपकी इकॉनमी मोहताज है 1500 रुपए लेने के लिए। लोग मोहताज है 1500 रुपए पर मंथ लेने के लिए, इतनी जरूरत है लोगों को, और है लोगों को ऑब्वियसली। which is not a very good indicator for our economy, right? So these populist measures, जो कि ज्यादातर आपको मतलब parties that those who work on religious lines or let's say work on caste base, because a lot of parties this work on religious lines, caste base, region, language और अलग अलग चीजें। So अगर मैं जनरलाइज करूं टर्म का तो एथनिसिटी टर्म यहां पर यूज कर सकता हूं मैं कि पार्टीज बेस्ड ऑन एथनिसिटीज, राइट। वो क्या करती हैं, देखिए कुछ पार्टीज हैं जो दोज हु आर बेस्ड ऑन एथनिसिटीज, रिलीजियस एथनिसिटीज, कल्चरल एथनिसिटीज, लैंग्वेज एथनिसिटी, राइट, और रीजन के हिसाब से, ठीक है, कास्ट के हिसाब से। और वो पब्लिक फंड, और इलेक्शन का जो टाइम आता है तो भैया अपने रिलीजन के लोगों को जो है वो पब्लिक फंड दे रहे हैं, मदद कर रहे हैं, उनकी फ्री भी बांट रहे हैं। अपने धर्म के लोगों को, अपनी कास्ट के लोगों को, अपने रीजन के लोगों को, अपनी क्या बोलते हैं, अपनी भाषा के लोगों को, उनको जो है वो हेल्प प्रोवाइड कर रहे हैं। और जो पार्टीज एथनिसिटीज से रिलेटेड नहीं है वो इकोनॉमिक बेसिस पर ये काम कर रही हैं। वो कह रही हैं कि जो भैया इकोनॉमिकली वीकर हैं उनको हमें इस तरह की जो है वो सपोर्ट करना है, भैया फ्रीबीज बांटनी है, उन्हें सर्विसेज देनी है, जो कि अगर पॉलिसी के माध्यम से किया जा रहा है एज वेलफेयर स्टेट, सो विच दैट इज गुड, टू एन एक्सटेंट इट इज गुड। लेकिन अगर उसको इलेक्शंस में एक इकोनॉमिक एजेंडा की तरह अगर इस्तेमाल किया जा रहा है, दैट इज एंड शुड बी कंसिडर्ड एज मिस यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड। एंड यहां पर सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो लेना चाहिए ये मामला, और गाइडलाइंस बनानी चाहिए कि भैया पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो फ्रीबीज का जो है वो इस्तेमाल इस तरह नहीं कर सकती। अगर आपको अगर फंड्स बांटने ही है जनता में तो भैया पॉलिसी के माध्यम से कीजिए यही सेम काम। जैसे भारत सरकार ने उज्ज्वला स्कीम बनाई, राइट, या इस तरह की कई सारी स्कीम्स बनाई हैं जिसमें महिलाओं के लिए, या नॉट जस्ट महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए भी फंड्स जो हैं वो या रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जा रहे हैं, बट वो पॉलिसी के माध्यम से हो रहा है। वो केवल एक पॉपुलिस्ट मेजर नहीं है इलेक्शन में जीतने के लिए। सो इलेक्शन में जीतने के लिए अगर एक पॉपुलिस्ट मेजर लिया जा रहा है, दैट इज पॉपुलिस्ट मेजर ऑफ सब्सिडीज, या अगर सब्सिडीज का इस्तेमाल भी एथनिसिटी को टारगेट करने के लिए किया जा रहा है, दैट इज मिस यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड, राइट। अनदर पॉइंट यू कैन इंक्लूड इज प्रॉब्लम रिगार्डिंग विद यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड, और that is huge recurring cost. Now, as I said that we are a developing country, that means we need to spend a lot on making new
making new roads, building new hospitals, building new universities, building new schools, building new health centers. यानी हर तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में या कैपेसिटी बिल्ड करने में हमें बहुत ज़्यादा पैसा जो है वो लगाना पड़ता है, लेकिन जितना हम पैसा लगाते जा रहे हैं उतना ही या उससे ज़्यादा कई बार हमें पैसा जो है वो उनकी अपकीप और मेंटेनेंस में भी तो लगाना पड़ता है। और वहां पर वो जो रिकरिंग कॉस्ट है, विच इज द नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर, दैट इज अ प्रॉब्लम विद द यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड्स. अनदर प्रॉब्लम विद यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड, द ह्यूज रिकरिंग कॉस्ट ऑन द नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर. लाइक लेट्स से अगर 100 करोड़ रुपए का जो है वो बजट क्लियर हुआ है एक हॉस्पिटल बनाने के लिए, या लेट्स से एक स्कूल बनाने के लिए, हॉस्पिटल मान लेते हैं चलो, ठीक है. उस 100 करोड़ रुपए के बजट में से जो है वो लेट्स से 40 करोड़ और 50 करोड़ जो है वो उस हॉस्पिटल को बनाने में लगेगा. रिमेनिंग जो है वो रखा जाएगा उस हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए, राइट. वो हॉस्पिटल रन भी तो करना है हमें, राइट. which is a non-developmental expenditure, which is a recurring expenditure. The capital expenditure or the developmental expenditure is building that, वो infrastructure को build करना, right, and maintain करना भी मान लीजिए उसमें. But उसमें तो हमें पैसा लगाना पड़ेगा ही, यहां पर तो हमें पैसा लगाना पड़ेगा ही, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन में उसकी रनिंग में, यानी जो रिकरिंग कॉस्ट है, वी नीड टू, वहां पर जो ओवर स्पेंडिंग हो रही है एज रिकरिंग कॉस्ट, राइट. अभी मैं आपको प्रॉब्लम्स बता रहा हूं, फिर उन प्रॉब्लम्स से जूझने के लिए हमारे पास मैकेनिज्म क्या है वो भी देखेंगे. So overspending as a recurring cost is a huge problem of utilization of public funds. बनाने में तो हमें पैसा खर्च करना ही पड़ेगा, उसके मेंटेनेंस में भी पैसा खर्च करना ही पड़ेगा, लेकिन उसकी डे टू डे रनिंग में जो ओवर स्पेंडिंग हो रही है, जहां पर एक कुर्सी लगनी थी वहां पर 4 लग रही है, जहां पर एक एसी लगना था उस ऑफिस में 2 एसी ठोके हुए हैं, राइट. जहां पर आपने देखा होगा ना सरकारी ऑफिस में, सर्दियों में देखिएगा लाइट जली है तो जली है, पंखे चले, गर्मियों में लाइट जली है, पंखे चले एसी चले तो चले, लोग छोड़ के चले गए, लोगों ने खिड़की दरवाजे खोले हुए हैं कि भैया एसी में घुटन होती है. उनको रूम्स एयर कंडीशनड भी चाहिए और फिर खिड़की दरवाजे खोल के भी रखने हैं. दैट इज व्हाट आई मीन बाय ओवर स्पेंडिंग इन द रिकरिंग कॉस्ट. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सैलरी जो है वो ओवर स्पेंडिंग है. सैलरीज और जो बेनिफिट्स, जो पर्क्स दिए जाते हैं उनको कम किया जा सकता है, सैलरीज जो है वो तो देनी ही पड़ेंगी, लेकिन ओवर स्पेंडिंग इस तरह भी तो होती है. बिजली का खर्चा एक बहुत बड़ा खर्चा होता है किसी भी ऑफिस को रन करने का, और आप देखिएगा सरकारी ऑफिस में बिजली का कितना ज्यादा मिसयूज किया जा रहा होता है. सर्दियों में, गर्मियों में, सर्दियों में हीटर चला के, ऐसे पैरों के नीचे हीटर चला के छोड़ के चले गए होते हैं. जो स्पेस हीटर्स होते हैं उनका बहुत ज्यादा मिस यूटिलाइजेशन होता है भाई. मेरा तो यह मानना है कि आप स्पेस को बंद कर दीजिए, एक जगह कोने पे लगा दो, 15-20 मिनट, आधे घंटे में कमरा आपका गर्म हो जाता है, उसको बंद कर दो. कमरा आपका 1-1.5 घंटे के लिए गर्म रहेगा, कंफर्टेबल रहेगा. फिर आपको लगता है कि बार बार दरवाजा अंदर बाहर होने से जो है वो, अगर कमरा ठंडा हो गया तो थोड़ी देर बाद फिर चला लो. लेकिन जब तक लोग बैठे रहेंगे ऑफिस में, वो 8-10 घंटा वो लगातार 2,000 वॉट का इंस्ट्रूमेंट चलता ही रहेगा. 2,000 वॉट का मतलब यह है आधे घंटे में 1 यूनिट बिजली फूंक दी उसने. तो अगर एक दिन में 20 यूनिट बिजली, अगर एक अप्लायंस ही फूंक जा रहा है, जिसको कम किया जा सकता था, जिसकी जगह 20 यूनिट की जगह 5 यूनिट जो है वो कंज्यूम किया जा सकता था सिर्फ, वहां पर 20 यूनिट अगर खर्च किया जा रहा है, सो दैट इज ओवर स्पेंडिंग. दैट इज द रिकरिंग कॉस्ट विच इज अ प्रॉब्लम, विच इज अ ह्यूज रिकरिंग कॉस्ट. वी नीड टू रिड्यूस दैट, राइट. Another point you can include is merit and non-merit subsidies.
यहां पर बिल्कुल सिंपल है, मेरिट सब्सिडीज यानी कि जिनका बेनिफिट है, जिनका बेनिफिट हो रहा है सोसाइटी को, राइट। और देखिए सब्सिडीज या स्कीम्स जो हैं वो ये सोचकर ही बनाई जाती हैं कि सोसाइटी का बेनिफिट होगा, लेकिन उनके लागू होने के बाद जो है पता चलता है कि सोसाइटी का तो बेनिफिट हो ही नहीं रहा, ये तो नुकसान ज्यादा हो रहा है। तो वो नॉन मेरिट सब्सिडीज को जो है वो टर्मिनेट करना जरूरी है। ये नहीं कि सालों साल जो है वो नॉन मेरिट सब्सिडीज दी जा रही हैं और वो चली जा रही हैं और एक्स्ट्रा खर्चा उसमें होता जा रहा है। वी नीड टू टर्मिनेट नॉन मेरिट सब्सिडीज और वी नीड टू अवॉइड नॉन मेरिट सब्सिडीज एंड वी नीड टू प्रमोट मोर एंड मोर मेरिट सब्सिडीज, जिसमें एक्चुअली सोसाइटी का बेनिफिट हो रहा है, राइट। सो टू नेम अ फ्यू, दीज आर दी प्रॉब्लम्स जो है वो आप मेंशन कर सकते हैं रिगार्डिंग द यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड्स। नाउ लेट अस लुक एट द मैकेनिज्म, द प्रेजेंट मैकेनिज्म टू एंश्योर प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड। राइट। सो क्या क्या है हमारे पास? सबसे पहला जो सबसे प्राइम मैकेनिज्म है वो है द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं बजट। सो जब बजट ड्राफ्ट होता है, यानी कि इसके ड्राफ्ट, अब याद होगा आप लोगों को मैंने पूरा प्रोसेस आपको पॉलिटी में भी और इकोनॉमिक्स में दोनों में बजट का पूरा प्रोसेस जो है वो समझाया है, राइट। तो जब बजट ड्राफ्ट होता है तो हर पैसा, मतलब बजट बेसिकली क्या होता है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है कि भैया कहां से पैसा, कितना पैसा सरकार जो है वो कहां से पैसा लाएगी और फिर उस पैसे को सरकार जो है वो कहां खर्च करेगी। सो हर मिनिस्ट्री, हर डिपार्टमेंट का जो है वो दोनों साइड मेंशन्ड होती है कि भैया ये मिनिस्ट्री, ये डिपार्टमेंट, यहां से पैसा जो है वो इनके पास आएगा और ये मिनिस्ट्री और ये डिपार्टमेंट जो है वो यहां पर ये पैसा जो है वो खर्च करेंगे, राइट। एंड देन दिस होल इनकम एंड एक्सपेंडिचर का ये जो पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, दिस अंडरगोज प्रॉपर स्क्रूटनी एंड गेट प्रॉपरली सैंक्शनड बाय लेजिस्लेचर। And ideally the ruling party would present the annual financial statement, right, and then the opposition जो है वो they will try to, and वो अपनी तरफ से पॉइंट बाय पॉइंट बताएंगे कि भैया ये हम कर रहे हैं और ये नए चेंज, मतलब जो भी हाईलाइट करना है वो हाईलाइट करेंगे, और बाकी पूरा का पूरा वो जत्था जो है वो टेबल किया जाता है लेजिस्लेचर में, राइट। वेदर चाहे वो लोकसभा राज्यसभा हो या विधानसभा, राइट, यानी कि राज्य के लेवल पर हो, राइट। सो उस पर क्या होती है, प्रॉपर डिबेट होती है, ठीक है। सो विच इंश्योर्स अब आपको बैलेंस एंड चेक एंड बैलेंस का मैकेनिज्म याद है, विच इंश्योर्स लेजिस्लेटिव कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव। सो विद बजट वी हैव लेजिस्लेटिव चेक ओवर एग्जीक्यूटिव, या लेजिस्लेटिव का चेक होता है एग्जीक्यूटिव पर ओवर प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड्स, ठीक है। सो आई होप बजट टॉपिक अगर आपने मेरे साथ पहले पढ़ा है तो ये आपको पॉइंट अच्छे से क्लियर होगा। सेकंड इज, केवल बजट से काम नहीं चलता, ठीक है। खर्चा होने के बाद या इनकम जो है वो कहां से हुई है उसको अच्छे से स्क्रूटनाइज करने के लिए दो मैकेनिज्म्स जो हैं वो ऑडिट के बहुत जरूरी होते हैं। पहला होता है इंटरनल ऑडिट और दूसरा होता है एक्सटर्नल ऑडिट। सेकंड आप लिख सकते हैं यहां पर, सो इंटरनल ऑडिट। तो चाहे वो कॉर्पोरेट्स हो चाहे वो गवर्नमेंट हो, स्पेशली हाई, मतलब जो अच्छी कॉर्पोरेट्स होती हैं और गवर्नमेंट के पास तो होता ही है, सबके पास जो है वो अपना इंटरनल मैकेनिज्म है ऑडिट करने का।
कहीं ऐसा ना हो कि बाद में कोई एक्सटर्नल ऑडिट जो है वो मैकेनिज्म आए और उनकी गलती जो है वो पकड़ ले कि भैया देखिए आपने जो है वो यहाँ पर पैसा जो है वो ठीक से मतलब हिसाब नहीं दिया इसके इनकम और एक्सपेंडिचर का। सो इंटरनल ऑडिट का जो है वो एक प्रॉपर मैकेनिज्म मौजूद होता है, राइट। ऑडिट एंड अकाउंट जो है वो दो अलग अलग चीजें। अकाउंटिंग का मतलब होता है कि भैया आप हिसाब रखते हैं कि इनकम कहां से आई और इनकम कहां गई, आपने केवल हिसाब रखा होता है। ऑडिटिंग क्या होती है, उस हिसाब को चेक करते हैं कि आपने जो इनकम बताई है कि यहां से इनकम आई है वो सही है या नहीं, वो वेरिफिकेशन करते हैं उसका ऑडिट करते हैं आपकी अकाउंटिंग का। सो पहले अकाउंटिंग होती है, फिर अकाउंटिंग की ऑडिटिंग होती है। सो लेट्स से अगर कोई बैंक है, गवर्नमेंट बैंक है, तो उस गवर्नमेंट बैंक का अपना इंटरनल एक ऑडिट मैकेनिज्म होता है, उनके अपने ऑडिट ऑफिसर्स होते हैं जो कि अपने बैंक एम्प्लॉयज के द्वारा दी गई अकाउंटिंग का ऑडिट करते हैं, राइट। तो सिविल सर्विसेज में भी इस तरह की एक ऑडिट सर्विस होती है, राइट। इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस, राइट, ये ऑडिट सर्विस होती है। सो चाहे सिविल की बात करें हम, उसी तरह डिफेंस में भी होती है, ठीक है, रेलवे की भी है अपनी, बैंक्स के भी होते हैं अपने। अकाउंट एज वेल एज ऑडिट सर्विस होती है, राइट, जो कि इंटरनली ऑडिट करते हैं अपने अपने महकमों को। अपनी जो है वो अगर कहीं गलती है खुद के अंदर, उसको चेक करने की कोशिश करते हैं कि भैया कहीं हमने कोई मिस अप्रोप्रिएशन तो नहीं किया है, मिस यूटिलाइजेशन तो नहीं किया है रिसोर्सेज का, राइट। फिर एक सेकंड लेवल ऑफ चेक होता है जिसको बोलते हैं एक्सटर्नल ऑडिट। और एक्सटर्नल ऑडिट के लिए जो है वो हमारे पास मैकेनिज्म जो मौजूद है उसे हम कहते हैं CAG, राइट, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, राइट, अंडर आर्टिकल 148। CAG क्या करता है? CAG जो है वो फिर किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस, किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का ऑडिट कर सकता है। हर एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफिस के अपने इंटरनल ऑडिट है, CAG अपनी तरफ से उनका ऑडिट कर सकता है। एंड CAG कंबाइंड विद द पब्लिक अकाउंट्स कमिटी, ये दोनों इंस्टीट्यूशंस जब जुड़कर काम करते हैं तो वो सरकारों के लिए खतरा बन सकते हैं। और पास्ट में इंडिया में जो है वो एक दो सरकार के लिए CAG की रिपोर्ट्स बहुत हानिकारक साबित हुई हैं एट पार्लियामेंट्री लेवल। द पब्लिक अकाउंट्स कमिटी प्लस CAG इज अ वेरी डेंजरस कॉम्बिनेशन। व्हाट दे डू इज दे डू ऑडिटिंग का काम करती हैं, ये स्क्रूटनी का काम करती है, एक एक पैसे का हिसाब करती हैं, भाई कहां से हुआ, कहां से आया, कहां कहां खर्च किया, ठीक है। और क्या मैकेनिज्म आप यहां पर ऐड कर सकते हैं? फिलहाल के लिए आप जो है वो ये चार मैकेनिज्म देख लीजिए। बजट हो गया, इंटरनल ऑडिट है, एक्सटर्नल ऑडिट है, पब्लिक अकाउंट कमेटी है, ठीक है। सो ये तो हमारे पास ऑलरेडी प्रेजेंट मैकेनिज्म है टू एंश्योर प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड। बट हाउ टू इंप्रूव द यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड, हम और फर्दर क्या स्टेप उठा सकते हैं? यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड्स। और क्या किया जा सकता है कि पब्लिक फंड्स का जो है वो बेटर से बेटर यूज हो? तो सबसे पहले तो प्लानिंग लेवल पर, एट प्लानिंग लेवल वी नीड टू, देखिए कोई भी पॉलिसी बनाने की बात चल रही हो, कोई भी प्रोजेक्ट बनाना है, कोई भी पॉलिसी लेकर आनी है, सो व्हाट वी नीड टू डू, उसकी प्लानिंग की जाती है,
और प्लानिंग के हिसाब से जो है वो क्या किया जाता है, उस प्लानिंग के दौरान ही जो है वो एस्टिमेट लगाया जाता है कि कितना खर्चा होगा, उस खर्चे को निकालने के लिए पैसा कहां से आएगा, राइट। सो इफ वी हैव द मैकेनिज्म ऑफ collecting credible data, right? So credible data collection and analysis. केवल डेटा कलेक्शन नहीं, क्रेडिबल डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस। सही सटीक डेटा कलेक्ट करना है हमें, क्रेडिबल डेटा कलेक्ट करना है, ऐसा डेटा कलेक्ट करना है जो कि, जैसे मैंने आपको बोला ना कि 100 रुपए का आर्टिकल खरीदना है, उसका रेट जो है वो 200 रुपए बताकर जो है वो खरीद लिया, राइट। अब कोई चीज कितने रुपए की खरीदी जानी है, इसका पहले डेटा कलेक्ट किया जाएगा, राइट। तभी तो ऊपर तक जो है वो फाइल पहुंचेगी कि भैया ये पर्टिकुलर जो है वो आर्टिकल, लेट्स से ये 100 रुपए का जो है वो एक कोई भी एक पार्ट लगना है मशीन में, राइट, वो 100 रुपीज का पर पीस आएगा, आना चाहिए। लेकिन मार्केट में जब डेटा कलेक्ट किया गया तो फाइल में जो है वो लिख कर दिया गया कि भैया 200 रुपए का मिल रहा है, तो मार्केट में सस्ते से सस्ता दाम और सस्ते से सस्ता और अच्छे से अच्छी क्वालिटी का 200 रुपए का है। सो दैट इज नॉट अ क्रेडिबल डेटा कलेक्शन, राइट, इट इज डेटा कलेक्शन, ठीक है। लेकिन केवल डेटा कलेक्शन से ही काम नहीं चलेगा, उसका एनालिसिस भी करना है। फिर अगर मार्केट में मतलब डिमांड भेजी गई कि भैया, समझ रहे हैं, टेंडर डाले जाते हैं ना, डिमांड भेजी जाती है कि हमें ये सब जो है वो प्रोडक्ट चाहिए। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हाईवे बन रहा है तो सीमेंट की बोरी तो चलो वो बड़ी बात हो गई, छोटे छोटे अगर नट्स की ही बात करूं मैं, बहुत सारे नट्स लगते हैं, राइट, बहुत सारे स्क्रूज एंड नट्स लगते हैं। इसके लिए ही अगर ठेका दिया गया, भैया डिमांड पूछी गई कि भैया कितने, आप बताओ भैया कि कितने रुपए का आप जो है वो मुझे पर पीस देंगे, तो 10,000 जो है वो पर पीस इतने का होगा तो 10,000 इतने का पड़ेगा, या 1,00,000 नट लगेंगे तो इतने के पड़ेंगे, ठीक है। तो वो डेटा कलेक्ट जो है वो करवाती है पहले सरकार। पहली बात तो वो डेटा कलेक्ट क्रेडिबल होना चाहिए, फिर एक बार कलेक्ट हो जाए तो फिर उसका क्रेडिबल एनालिसिस भी होना चाहिए। एंड इन दिस टाइम ऑफ एज ऑफ, मतलब इन आज के डेट में नहीं, वैसे पिछले 10 साल से ही चल रहा है, उससे ज्यादा से भी डेटा का खेल हो गया सारा। जिसके कंट्रोल में ज्यादा से ज्यादा डेटा है, जो ज्यादा से ज्यादा डेटा को मैनिपुलेट कर सकता है, मैनिपुलेट करना ठीक नहीं रहेगा, जो ज्यादा क्रेडिबली डेटा को कलेक्ट और एनालाइज कर सकता है, वो बेटर जो है वो परफॉर्म कर पाएगा। So at the planning level, we need credible data collection and analysis. First point. Second point, at allocation, right? यानी कि जब पैसा दिया जा रहा है, ठीक है, एलोकेशन के दौरान आपने ये टर्म सुनी होगी, जीरो बेस बजटिंग करनी है। एक और टर्म सुनी होगी, परफॉर्मेंस बेस बजटिंग, एंड अनदर इज जेंडर बेस बजटिंग, राइट। तो व्हाट इज जीरो बेस बजटिंग? देखिए, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया मार्च रश में, कि पॉलिटिशियंस को और सरकारी ऑफिसर्स को ये डर रहता है कि भैया मार्च फरवरी महीना आ गया और इतना पैसा अभी तहखाने में पड़ा है। तहखाने से याद आया, एक पॉइंट में बताना भूल गया आपको, सीएफआई हम करते रहते हैं कि भैया सरकार का पैसा है, इतना पैसा है सरकार के पास, लाखों करोड़ रुपए सरकार के पास होता है, या पब्लिक फंड तो चलो हमें समझ आता है कि बैंक्स में है। सीएफआई का पैसा कहाँ है सीएफआई, या वो ट्रेजरी कहाँ है हमारी? तो देखिए, ऐसा कोई एक सेपरेट ट्रेजरी नहीं है कि एक जगह पर जो सारा पैसा इकट्ठा है। एसबीआई जो है वो भारत की क्या है? ट्रेजरी है। हमारा जो राजकोष है वो क्या है? एसबीआई, जो हर शहर में, ऑलमोस्ट हर कस्बे में, गांव में जो है वो, मतलब क्लस्टर ऑफ गांव में, जोन्स में जो है वो मौजूद है। सो हर जगह जो है वो हमारी ट्रेजरी मौजूद है। ऐसा नहीं है कि एक जगह इकट्ठा कर दिया, एक जगह इकट्ठा कर दिया तो उसके लूटे जाने का खतरा है।
ठीक है, खैर वापस आते हैं. सो व्हाट आई वाज सेइंग कि जीरो बेस बजटिंग, यस, मार्च रश से कनेक्ट करना है इसको कि भैया नेता गण पे जो है वो प्रेशर है कि अब तो मार्च महीना आ गया है, मार्च महीना आने वाला है, इतना पैसा बचा है, अगर ये पैसा नहीं खर्च किया तो हो सकता है अगले बार के लिए हमारे लिए पैसा जो है वो कम कर दें. अब हो सकता है कि ये मिस यूटिलाइजेशन की वजह से हो या कुछ जेन्युइन कारण भी हो सकते हैं कि चाहिए था 50 करोड़ रुपए चाहिए और सिर्फ इस बार 40 करोड़ रुपए ही खर्च कर पाए हैं, तो अगले साल ऐसा ना हो कि केवल 40 करोड़ रुपए ही मिले जबकि जरूरत जो है वो 50 करोड़ रुपए की है. राइट. तो एट द टाइम ऑफ एलोकेशन वी नीड टू डू जीरो बेस बजटिंग, यानी कि नॉट टू बेस बजटिंग ऑन द बेसिस ऑफ प्रायर ईयर, यानी कि पिछले साल का जो पैसा बचा है या पैसा नहीं बचा है, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर और द लास्ट ईयर. वी नीड टू स्टार्ट फ्रॉम द जीरो, वी नीड टू स्टार्ट फ्रॉम द रिक्वायरमेंट ऑफ दैट ईयर. हो सकता है कि पिछले साल 50 करोड़ की जरूरत थी, राइट, तो 50 करोड़ दिया गया और वो 50 करोड़ लेट्स से पूरा खर्च कर दिया. अब जरूरी नहीं है कि इस साल भी 50 करोड़ रुपए ही दिया जाएगा, हो सकता है कि इस साल जो है वो केवल 40 करोड़ रुपए की जरूरत हो. क्यों? क्योंकि वो 50 करोड़ रुपए खर्च किया गया है ना पहले, उससे डेवलपमेंट हो गया, अब उसके अपकीप करना है, तो हो सकता है कि इस बार जो है वो पैसा कम लगे. तो हर ईयर के हिसाब से, हर ईयर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है वो आपको बजट देना है, ना कि पास्ट ईयर के एक्सपेंडिचर्स, पास्ट ईयर की स्पेंडिंग एक्सपेंडिचर्स के हिसाब से. सो दैट्स जीरो बेस बजटिंग. राइट. तो हमें जीरो बेस मानकर जो है वो एलोकेशन करना है फंड्स के, पहली चीज. सेकेंड इज परफॉर्मेंस बेस्ड बजटिंग. ठीक है, हमें परफॉर्मेंस देखना है कि भैया जो पैसा दिया गया उसको मिस अप्रोप्रिएट तो नहीं किया गया, उसको मिस यूटिलाइज तो नहीं किया गया, क्या वो पैसा जनता के काम आया या नहीं आया. सो द परफॉर्मेंस ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर, जीरो बेस एंड परफॉर्मेंस बोथ इज ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर. राइट. जीरो बेस में क्या होता है कि हम प्रीवियस ईयर में कितना खर्चा हुआ, कितना खर्चा नहीं हुआ, उसको नहीं ध्यान में रख रहे हैं, इस साल की क्या रिक्वायरमेंट है हम जीरो से लेकर चल रहे हैं, वहां से उठा रहे हैं. और परफॉर्मेंस बेस्ड बजटिंग में क्या होता है कि हम पिछले साल की, प्रीवियस ईयर की परफॉर्मेंस देखते हैं कि पिछले साल कितना अच्छा परफॉर्मेंस किया गया है. राइट. प्रीवियस ईयर की परफॉर्मेंस, नॉट जस्ट इन द टर्म्स ऑफ मनी कि भैया पैसा जो है वो कितना अच्छे से यूटिलाइज किया गया, लेकिन उसका सोशल इंपैक्ट भी देखा जाएगा कि जो पैसा खर्च किया गया क्या वो जनता के काम आया भी या नहीं. टॉयलेट्स बना दिए गए, लेकिन क्या वो टॉयलेट्स का अपकीप इस तरह का हुआ कि उनको यूज किया जा रहा है या नहीं, क्या उन टॉयलेट्स में पानी पहुंच रहा है या नहीं, कि उनको रेगुलरली इस्तेमाल कर रहे हैं लोग, या लोग अभी भी खुले में शौच कर रहे हैं. तो सोशल इंपैक्ट जो है वो चेक करना है, दैट इज परफॉर्मेंस बेस्ड. उसके हिसाब से पैसा देना है. अगर सोशल इंपैक्ट रहा है, अच्छा रहा है, तो परहैप्स वी कैन गिव मोर मनी. And next is gender based budgeting. Now it doesn't only mean gender based budgeting, it started with the term कि भैया 50% of the population are women, right, around 50% of the population are women. So 50% जो population है उनको भी तो मुख्य धारा में जोड़ने की जरूरत है, तो उनके प्रति जो है वो ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च किया जाए. राइट. लेकिन अब जेंडर बेस्ड बजटिंग से जो है वो हम एक स्टेप और आगे आ सकते हैं और हम कह सकते हैं फोकसिंग ऑन दी different sections of society, different weaker section of society. Not just women, but focusing on various different weaker sections, and women are part of those weaker section of society. So focusing on various different section of society. According to that जो है वो allocation किया जाए बजट का. राइट. ऐसा ना हो कि किसी एक एरिया में केवल महिलाओं के लिए जो है वो सेपरेटली, मतलब हो सकता है कि महिलाओं के लिए सेपरेट पॉलिसीज बनाई गई, लेकिन केवल पर्टिकुलर सेक्शन की महिलाओं को ही उनका जो है वो बेनिफिट मिल रहा है. हो सकता है रिलीजन बेस्ड, या हो सकता है कास्ट बेस्ड, हो सकता है लैंग्वेज बेस्ड जो है वो अन्य किसी सेक्शन की महिलाओं को उनका बेनिफिट मिल ही नहीं रहा उन पॉलिसीज का. राइट. सो जेंडर बेस्ड बजटिंग का एवोल्यूशन हो चुका है, फोकसिंग ऑन डिफरेंट सेक्शन, डिफरेंट वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी. राइट. सो दैट्स एट द लेवल ऑफ एलोकेशन. देन एट द लेवल ऑफ ऑडिट, सो पहले जो है वो प्लान किया. ठीक है, पहले प्लान किया,
प्लान किया, क्रेडिबल डेटा और कलेक्शन, उसका एनालिसिस, देन फिर बजट को एलोकेट किया, राइट। तो अब जो है वो बजट यूटिलाइज हुआ, खर्चा हुआ, अब उस खर्चे का क्या किया गया, ऑडिट, राइट। सो दो तरह के जो मैंने आपको बताया ही ऑडिटिंग के लिए, इंटरनल ऑडिट मैकेनिज्म एंड एक्सटर्नल ऑडिट मैकेनिज्म, तो वो तो है ही, ऑलरेडी मौजूद है। इंटरनल ऑडिट मैकेनिज्म भी है हमारे पास और हमारे पास एक्सटर्नल ऑडिट मैकेनिज्म भी है, ठीक है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में। प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के पास भी अपने जो है वो जो रेप्यूटेड प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, जो प्रॉपर कॉर्पोरेट्स हैं, दे हैव देयर ओन इंटरनल ऑडिट मैकेनिज्म एंड दे आर ओपन, मतलब दे आर ओपन टू एक्सटर्नल ऑडिट्स आल्सो। Sometimes they hire there are different firms, those who provide this particular service of auditing, right? But there is another type of audit which is very necessary, that is the social audit. जनता भी तो देखे कि भैया जो पैसा खर्च हुआ है वो ठीक से हुआ है या नहीं। सो सोशल ऑडिट कौन करते हैं? लाइक फॉर एग्जांपल किसी गांव में जो है वो किसी पंचायत में सड़क बनी, रोड कंस्ट्रक्शन का काम हुआ, या स्कूल बनाने का काम हुआ, या हॉस्पिटल बिल्डिंग का काम हुआ, तो उस पंचायत, उस गांव, उस सब डिवीजन के जो एमिनेंट पर्सनैलिटीज हैं, वहां के जो पढ़े लिखे लोग हैं, वहां के जो प्रोफेसर्स हैं, वहां के हो सकता है कि बिजनेस पर्सन हो, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो समझते हैं इन छोटी छोटी इकोनॉमिक इंट्रिकेसीज को, वो प्लानिंग से लेकर, एलोकेशन से लेकर, एग्जीक्यूशन से लेकर हर लेवल का जो है वो ऑडिट करें। दैट इज नोन एज सोशल ऑडिट। सो विच दिस इज बेसिकली व्हाट इज दिस? दिस इज पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। व्हाट इज दिस? दिस पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, राइट, जहां पर जनता भी जो है वो ऑडिट का हिस्सा बन रही है, राइट। प्लानिंग टू एग्जीक्यूशन तक जो है वो ट्रांसपेरेंसी बनाए रखने के लिए जरूरी है। दिस इज नेसेसरी फॉर गुड गवर्नेंस। सो आप लोग ये सारे पॉइंट जो है वो गुड गवर्नेंस के साथ जोड़ सकते हैं, तो आप गुड गवर्नेंस से भी पॉइंट उठाकर यहां पर डाल सकते हैं, राइट। नेक्स्ट इज ई गवर्नेंस, प्रमोटिंग मोर एंड मोर ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस सीधा जो है वो 3E पर काम करता है, एफिशिएंसी, इकोनॉमिक और इफेक्टिवनेस पर, right? Because it reduces expenses, it increases transparency, right? And it reduces risk of misutilization of funds, यानी कि corruption. Misutilization जो है वो रोकते हैं। एक फाइल को ऑफिस मूव करने के लिए हर जगह, हर लेवल पर 100 रुपए रखने की जरूरत पड़ती थी। अगर हम सभी लेवल्स पर जो है वो ई गवर्नेंस अगर लागू कर दें, तो और अब वो फाइल्स अगर इलेक्ट्रॉनिकली मेल्स के माध्यम से मूव हो रही है, तो पहली बात तो एक्सपेंसेस कम होंगे, दूसरी बात मिस यूटिलाइजेशन फंड्स का कम होगा, क्योंकि एक्सपेंसेस कम हो रहे हैं तो चांसेस भी कम रहेंगे फंड्स का ओवर यूज करने के, ओवर एक्सपेंडिचर का, और ट्रांसपेरेंसी भी इसमें बढ़ेगी, क्योंकि जिस जिस लेवल तक वो फाइल पहुंची उनको जो है वो एक्नॉलेजमेंट, नेचुरली वो एक्नॉलेजमेंट देंगे, क्योंकि उन तक जो है वो उस लेवल तक वो फाइल पहुंच गई है, राइट। सो इट रिड्यूसेस द प्रोसीजरल पार्ट एंड एक्सपेंसेस, राइट। कम लोग लगेंगे, कम व्हीकल्स लगेंगे, कम इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा, राइट। तो एक्सपेंडिचर खासतौर पे जो रिकरिंग कॉस्ट है वो कम हो जाएगी बाय। अब आप कहेंगे सर ई गवर्नेंस तो ऑलरेडी मौजूद है, वी नीड इनोवेशन, मोर एंड मोर इनोवेटिव वे ऑफ ई गवर्नेंस, ज्यादा से ज्यादा ई गवर्नेंस लोगों तक पहुंचाई जाए, ई गवर्नेंस की जो लिटरेसी है वो लोगों की ज्यादा से ज्यादा बढ़ाई जाए, राइट। लाइक अब जो राशन कार्ड की जो दुकानें हैं, सॉरी राशन डिपोज जो हैं, जहां पर राशन कार्ड के माध्यम से राशन मिला करता था, वहां पर आज से 15-20 साल पहले या 10-15 साल पहले बहुत ज्यादा धांधलियां हुआ करती थी। अब धांधलियां हो रही हैं लेकिन रिलेटिवली बहुत कम हो गई हैं, राइट। धांधलियां भी ऐसे नहीं कह रहा हूं कि धांधलियां नहीं हो रही हैं, लोगों ने चोरी करने के इनोवेटिव तरीके तो लोग ढूंढ ही लेते हैं, लेकिन पहले जो धड़ल्ले से सरेआम खुलेआम जो चोरियां होती थी, उस तरह की चोरियां जो है वो अब
कम हो गई, दैट इज ड्यू टू ई गवर्नेंस, राइट। व्हाट एल्स? नाउ some efforts made by some government institutions, कुछ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस भी सामने आए। क्या पॉइंट आप यहां पर डाल सकते हैं? गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन शुड बी एनकरेज्ड मोर एंड मोर टू रेज कैपिटल ऑन देयर ओन। राइट अगर उनको अपने ऑफिस के लिए पार्किंग का स्पेस चाहिए और अगर पार्किंग स्पेस बनाना है तो उसके लिए खुद से जो है वो पैसा रेज करें। देयर आर अ लॉट ऑफ मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो गवर्नमेंट का खाली पड़ा रहता है, वी कैन रेंट दैट इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइक स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में और कई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में ऑडिटोरियम्स खाली पड़े रहते हैं। हम उन ऑडिटोरियम्स या वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस उन ऑडिटोरियम्स को रेंट पर चढ़ा सकते हैं। जब वो उसे यूज नहीं कर रहे हैं तो वो रेंट पर चढ़ा दें, उस रेंट से जो पैसा आ रहा है वो अपने वेलफेयर के लिए यूज करें और गवर्नमेंट से जो है पैसा कम से कम लें। देखिए अंत में बात तो अवेयरनेस की तो आएगी ही, ठीक है, क्योंकि मेरे दिमाग में एकदम से वो पॉइंट घुमा कि जब तक लोग जो है वो सर्दियों में हीटर चला वो हीटर चलता हुआ छोड़कर नहीं, मतलब चलता हुआ हीटर छोड़कर जाने की जो आदत है वो नहीं छोड़ेंगे तो कैपिटल कितना मर्जी रेज कर लो जो है वो रिकरिंग कॉस्ट जो है वो कम होने वाली नहीं है। तो वो अवेयरनेस, वो जो हमारी ड्यूटीज हैं वो वाला पॉइंट तो है ही, वो तो आप इंक्लूड करेंगे ही, ठीक है, कि पर्सनल लेवल पर हमें ड्यूटीज जो है वो अपनी निभाना बहुत ज़रूरी है। जो हमारी सिविल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो हमारी सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उन्हें हम फुलफिल ज़रूर करें, चाहे हम पर्सनल कैपेसिटी पर हों चाहे हम गवर्नमेंटल कैपेसिटी पर हों, वो तो है ही। एट द सेम टाइम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को भी जो है अपनी तरफ से पैसा रेज करना चाहिए, ठीक है, बाय रेंटिंग आउट देयर इंफ्रास्ट्रक्चर। सिंपल है, द वेरी बेसिक थिंग इज बाय रेंटिंग देयर इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट, वेन एवर इट इज नॉट इन यूज। ऐसा नहीं है कि ऑडिटोरियम में जो है वो किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट की क्लास चल रही है और जो एक्चुअल क्लास लगनी चाहिए बच्चे जो है बाहर ग्राउंड में बैठ के कर रहे हैं, ऑडिटोरियम में कॉमेडी शो चल रहा है और बच्चे ग्राउंड में बैठे हुए हैं, नहीं, राइट। whenever their infrastructure is not in use they can rent it out, like ट्रेन की बोगियां जो है वो आप रेंट पे दी जाती हैं, शादी की पार्टीज जाती हैं या लोग जो है वो पूरी पूरी ट्रेन बुक करा लेते हैं पर्सनल इवेंट्स के लिए, सो वहां से गवर्नमेंट जो है पैसा कमा सकती है। मेट्रो बोगीज को जो है वो लोग पर्सनल अपनी बर्थडे, अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेशंस के लिए यूज कर लेते हैं मेट्रो सिटीज में, वहां से उनको कमाई हो रही है। इट्स इनोवेटिव वे टू सेलिब्रेट एज वेल एज गवर्नमेंट की कमाई भी हो रही है, राइट। सो देर कैन बी अ लॉट ऑफ वे वेयर स्पॉन्सरशिप, कोई भी इवेंट अगर गवर्नमेंट को कराना है तो स्पॉन्सरशिप लेके आए, प्राइवेट अपने लोकल जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, और सॉरी प्राइवेट जो अगर क्या बोलते हैं कंपनीज या कॉर्पोरेट्स हैं, अलाउ करें उन्हें कि भैया आप हमारे इवेंट्स में एडवर्टीजमेंट कीजिए लेकिन हमारे इवेंट्स को फंड भी कर दीजिए, ठीक है। जैसे आपने बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिस, गवर्नमेंट मतलब जैसे बसेस पर जो है आपने बोर्ड्स लगे हुए देखे होंगे, तो वहां से जो एड से पैसा आ रहा है उससे डीजल का खर्चा निकल जा रहा है गवर्नमेंट का, या कुछ हद तक डीजल का खर्चा निकल जा रहा है, दैट इज राइट, कोई गलत बात नहीं है उसमें, राइट। सो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस भी जो है वो अपनी तरफ से इनोवेटिव तरीके लेकर आए टू रेज मोर एंड मोर कैपिटल। इसका मतलब ये नहीं है कि बेच देना है ना, रेंट करने का मतलब ये नहीं कि लीज पे चढ़ा दिया और खुद यूज ही नहीं कर रहे, नहीं, whenever their property is not in their use they can rent it out to private players, right, and in that way जो है वो lot of money can be made। गवर्नमेंट जो है वो प्राइवेट एक्टिविटी में मतलब प्राइवेट प्लेयर्स के साथ कोलैब करके जो है वो काफी जगह फंड रेज कर सकती है, डेफिनेटली। सो दैट इज द यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड्स, ठीक है। So we have covered whole of this topic. I suppose I have covered all these points. Now in the next session we will enter into the concept of public service. इसके बाद हम पढ़ेंगे concept of public service, फिर हम पढ़ेंगे quality of service delivery. So that will be the next session. So that is all for today.
मेक श्योर कि प्रीवियस अभी सेशंस को आप रिवाइज जरूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।